में पढ़ता था तो मुझे मंत्री के नाम से लोग जानते थे। मेरी विचारधारा शुरू से एनडीए की विचारधारा रही है। कोई किस्सा, कोई कहानी जो दादाजी आप लोगों से शेयर किए होंगे और अभी भी चुभता है? हम लोग को बताते हैं कि इतना मारे हैं और मार के पानी में मैंने फेंक दिए उनको बेहोशी हालत में, कि जिसको भैंस पर चढ़ने का औकात नहीं, वो पढ़ेगा, कलेक्टर बनेगा, करेगा। अच्छा, बात क्या हुआ था उस समय में? देखिए, बात कुछ नहीं हुआ था। बात यही है कि हमारे पिताजी आज के समय में बहुत सीधे व्यक्ति हैं। उनको कुछ लोग जैसे रहते हैं जो अपने हिसाब से प्रोवोक कर देना है, उनको ये कर देना है, तो उस तरह से कुछ बातें हुई थी। आप लेकिन असहज हो जाते हैं। होते ही हैं। हमको लगता पापा के बयान से ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, चाहे हम जिनके साथ हैं। अच्छा, आप व्यक्तिगत रूप से चिराग पासवान की राजनीति को कैसे देखते हैं? कुछ ज़्यादा जल्दीबाजी में है। जल्दीबाजी में? हाँ, और एरोगेंसी झलकता है। मंच पर खड़ा होकर के दलित कह देने से कोई दलित का नेता नहीं होता है। तो क्या आज की जो दलित राजनीति है वह सिर्फ प्रतीकों और जुलूसों तक ही सिमट के रह गई है? हमें इस तरह से पहचान नहीं होना चाहिए कि हम पासवान समाज के नेता हैं, रविदास समाज के नेता हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि यादवों का मनोबल एकदम हाई हो जाता है? देखिए, सवाल ऐसा है कि अगर हम अपनी राय व्यक्त करेंगे तो विवाद होगा। तो नहीं लगता है एकदम आप सुई भोंक दे रहे हैं चिराग पासवान को? लोग तंज करते रहते हैं कि माझी जी के परिवार में क्या है, चुनाव लड़ेंगे सब कोई अपने लड़ जाएंगे। हम किसी से यहाँ पर तुलना करने नहीं आए हैं, किसी के साथ हमारा कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है उस तरह से। दीपा जी जब ट्वीट करती हैं तो एकदम बिहार की राजनीति कांपने लगती है। एक मॉडल केजरीवाल मॉडल रहा है, उसका सब अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं। यही भूत देवी भी आ गया है क्या राहुल गांधी पर? यही उनको कभी लग जाता है कि हम तो संत हैं, कभी लग जाता है कि हमको। अब जो व्यक्ति अपने जवाबदेही से भागता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ करके भाग गया, पीछे पीछे लगा हुआ है किसी के। आरजेडी के कार्यकर्ता ऐसा क्यों करते हैं, आपको क्या लगता है? तेजस्वी जी जैसे प्रिटेंड कर रहे हैं और जैसे बातें कर रहे हैं, जैसे ड्रग्स कोई लेता है और ड्रग्स का जो नशा होता है तो हेलोसिनेशन होता है, वो उनको हेलोसिनेशन में जी रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अच्छा, लालू जी तो सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाते हैं। ऐसे लोग राजनीति में सफल नहीं होते हैं, अगर सफल भी होते हैं तो उनकी मंशा सही नहीं रहती है। तो कितनी सीटों पे आप लोग पटकथा लिख रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ हार्ट का पॉडकास्ट और मैं हूं चंदन झा। आज के एपिसोड में हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जो सामाजिक न्याय, शिक्षा और युवाओं की हक की लड़ाई में इनकी आवाज़ हमेशा बुलंद रहती है। हमारे साथ हैं आज बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि एक जो मुख्यमंत्री जिसके पिता मुख्यमंत्री रहे हों, तो वैसे बच्चों का बचपन कैसा बीता? संतोष सुमन जो है एकदम सामान्य जो जनजीवन होता है आम लोगों का, वैसा ही बीता या कुछ अलग था? देखिए, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री, जब हम लोग का बचपन था उस समय हमारे पिताजी मुख्यमंत्री नहीं थे और एक नौकरी करते थे और हम लोग बहुत ही साधारण परिवार से, हमारे दादाजी बंधुआ मजदूर थे, खेती करते थे और मैंने भी देखा है खेती करते हुए, दूसरे को खेतों में काम करते हुए। कालांतर में ऐसा हुआ कि हमारे परिवार में हमारे छोटे पापा थे, पुलिस में चले गए और इनको हमारे पिताजी को नौकरी लगा तो थोड़ी सी स्थिति सुधरी और वहाँ से शुरुआत की है। तो शुरुआत बहुत ही निम्न स्तर से हुआ और धीरे धीरे हम लोग उसको आगे बढ़ते रहे और एक हमारे पिताजी के मन में एक भावना थी समाज सेवा करना और राजनीति में आना। और जब वो नौकरी भी करते थे तो ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए थे, वर्कर्स के आवाज़ उठाते थे और नौकरी में भी उनका जो उनसे जो हम लोग बात होती है, कहते हैं कि हम बहुत 30 दिन नहीं जाते थे, वो कम से कम 10-15 दिन और 10 दिन का पेमेंट हमको कट के ही मिलता था। तो वो जो भावना थी समाज के प्रति, तो भावना तो थी, लेकिन समाज के प्रति भावना होने के बाद जो आर्थिक स्थितियां थी, विपन्नता थी और आर्थिक जो जड़ता जिसको हम कहते हैं, वो उनको रोकता था वहाँ आने से। तो निश्चित तौर पर एक सुखद अनुभव है हमारे परिवार के लिए कि इतना बड़ा पद समाज के उस व्यक्ति को मिला जो समाज के आज जातीय व्यवस्था में सबसे नीचे तबके के हैं और उस समाज में आज भी राजनीतिक चेतना बहुत कम है। ऐसे परिवार से ऐसे व्यक्ति को मौका मिला तो परिवार के तौर पर और एक बेटे के तौर पर तो सुखद अनुभव था ही।
और इसलिए हम लोग को सादगी इसलिए है कि हमने उस संघर्ष को भी देखा, अपने पिताजी को संघर्ष को देखा है। और हमारे परिवार में आज भी बहुत सारे लोग हैं जो आज भी गरीबी में रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोग को उस तरह का नहीं है कि हम बचपन से उस चकाचौंध में जिए हैं और उसी में रह गए हैं। जो दूसरे लोग होते हैं जो सोने की चम्मच जिसको कहते हैं कि बड़े हुए हैं, एलिजिबल हुए हैं, मतलब 25 साल के हुए हैं, चुनाव लड़ गए और एक बड़ा सा पद मिल गया। लेकिन हम लोग तो संघर्ष देखे हैं और मैं भी, मेरी अगर बात अब करते हैं तो हम लोग स्कूल कॉलेज लाइफ से ही राजनीति में सक्रिय थे, क्योंकि मेरे अंदर भी वही भावना थी कि राजनीति करेंगे। मतलब और घर का माहौल हाँ ही जी, ऐसा घर था। का माहौल था। मेरे पिताजी को मैं अपना आइडियल मानता हूँ और उन्हीं के हिसाब से मैं भी अपने जीवन में कहा कि मैं राजनीति करूँगा। और वो कहीं न कहीं मेरे अंदर एक जिसको कहते हैं कि कीड़ा जिसको कह सकते हैं। और उसका एक उदाहरण है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे मंत्री के नाम से लोग जानते थे। अच्छा, कॉलेज में आपको हाँ। मंत्री लोग बोलते थे? मेरे नाम से अगर संतोष नाम से पूछते तो कोई नहीं बताते। जहाँ मैं रहता था, जिस कॉलेज में पढ़ता था, मंत्री सब बताते थे, इसलिए अच्छा, कि कहाँ पढ़ते थे? दिल्ली में हम पढ़े हैं। आपका शहीद भगत सिंह कॉलेज है जी। और भी दिल्ली में तैयारी भी किए हैं और स्कूलिंग भी किया। ABVP से मैं जुड़ा रहा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज के दिनों में। जी। तो वो सब चीज़ मैं बचपन से देखा हूँ, इसलिए वो नशा जो होता है ना, हाँ। जो किसी को बिना मेहनत के मिल जाता है, वो नशा नहीं चढ़ा। और संघर्ष करके हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी रहे। माननीय आडवाणी जी के मंच पर गया मैं, हमने सदस्यता हासिल की। मेरे पिताजी दूसरी पार्टी में थे, वो चाहते भी नहीं थे कि हम भारतीय जनता पार्टी में अच्छा, जाएं। बीजेपी में जाए। हाँ, उनको जब पता चला तो गुस्सा भी हुए और कि हम बीजेपी में क्यों चले जी गए? जी, और हम बहुत मेहनत किए वहाँ, एक आम कार्यकर्ता की तरह काम किए, संघर्ष किए। संघर्ष करके एक मुकाम ऐसा भी आया कि मुझे टिकट भी ऑफर हुआ था, लेकिन मेरे पिताजी भाजपा की तरफ से? हाँ, 2005 की बात है। तो मेरे अच्छा, पिता कहाँ से चुनाव लड़ने के लिए? बोधगया से। बोधगया से। मेरे जी। पिताजी का कहना था कि हम दोनों लड़ेंगे तो चुनाव में दिक्कत होगा, लोग क्या कहेगा कि एक ही तो परिवार हाँ, से। तुम्हारा अभी उम्र है नहीं। एक परिवार से थे लेकिन दो पार्टी में थे। दो वो पार्टी उस अलग समय थी। जी। राष्ट्रीय जनता दल में थे, हम्म। बाद में जदयू में आए थे और हम भारतीय जनता पार्टी से कर रहे थे। लेकिन अपने पिताजी की बात मानी और उस समय के जितने भी, इसलिए हमारे आज भी जितने भी पुराने चाहे संघ से जुड़े लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग, सब जानते हैं। तो मैंने मेहनत किया, संघर्ष किया और राजनीति में जो आम कार्यकर्ता संघर्ष करता है उस तरह का संघर्ष किए और उस संघर्ष से कुछ सीखने को मिला जो आज के सार्वजनिक जीवन में काम आ रहा है। अच्छा, संघ का नाम ले रहे हैं, संघ से लगाव है? जी। संघ को आपने करीब से देखा जी, है? मैं संघ के शाखा भी अटेंड किया हूँ। अच्छा, आरएसएस की शाखा में जाते थे संतोष और सुमन? बड़े जितने भी संघ के आज भी पुराने लोग हैं, चाहे आज भी जितने भी लोग हैं संघ के, गया से संबंधित हो, बिहार के लोग हैं, सबसे का असीम कृपा है मेरे ऊपर और सबसे स्नेह है और सबसे अच्छा हमारा मिलना जुलना रहता है। तो मेरी विचारधारा शुरू से एनडीए की विचारधारा रही है, बीजेपी की विचारधारा से। जब पार्टी बनी जी। मुझे लगा कि एक बड़ा सा काम आया है, जो हमारा समाज है उसको आगे बढ़ाने के लिए, जागरूक करने के लिए हमें अपने पिताजी के संघर्ष में साथ देना चाहिए। और मैं वो पार्टी, पहली बार कोई पार्टी ज्वाइन किया बीजेपी के बाद, तो अपनी पार्टी ज्वाइन किया और पार्टी में फिर निरंतर काम कर रहे हैं और सबके आशीर्वाद से। अच्छा, एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि तो पापा से टकराहट होती होगी जीतन राम मांझी जी से कि आरएसएस विचारधारा का है? मतलब निश्चित तौर पर मैंने कहा ना कि हाँ। कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था तो उनको एक आश्चर्य लगा और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो मैं कॉलेज में क्या करता था, उनको बहुत ज़्यादा गतिविधि उस तरह की नहीं पता था। अच्छा। लेकिन जब हम एकाएक ज्वाइन किए तो उनसे पूछ के भी नहीं किए थे। हाँ। हम जाकर गए और जब उस जमाने में, उस दौर में जब मेरे गेट पर झंडा किसी और का लगता था, वहाँ पर मैं किसी और का झंडा लगा दिया। तो निश्चित तौर पर उनको ख़राब लगा था, लेकिन बाद में सब ठीक होता गया। और बाद में फिर 2005 में जब टिकट मेरा हो गया और उन्होंने मना किया, उसके बाद उनको लगा कि नहीं, संतोष के लिए हम गलत किए हैं। और तब उन्होंने 2010 में मेरे लिए ऑफ़र किया कि तुम चुनाव लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे। अच्छा, ये पापा ने कहा? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की हो कि संतोष चुनाव लड़ेगा। मैंने ये सब पब्लिक डोमेन में सब जानते हैं। जी जी। लेकिन मैं कहा कि नहीं, अब आप चुनाव भी लड़िए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस समय कहे थे कि संतोष का बहुत अभी समय है, आप चुनाव लड़िए। और वो चुनाव लड़े और उनको एक चुनाव में हम एक्टिवली रूप से 2010 में और एक्टिव रूप से हम आगे। उस समय हम यूनिसेफ में काम भी करते थे, लेकिन उस समय से एक्टिव हो गए और धीरे धीरे फिर राजनीति में ज़्यादा एक्टिव होते गए। अच्छा, एक चीज़, अभी चूँकि संघ की विचारधारा से आप प्रभावित हैं और कृतज्ञता भी आप जाहिर कर रहे हैं, तो हिंदुत्व विचारधारा आपको प्रभावित करती है। तो संघ के एक बड़े अधिकारी हैं, उनका एक बयान आया हाल फिलहाल में
कि जो संविधान है उसमें 2-3 शब्द जो जोड़े गए, जैसे कि समाजवाद हटा दिया जाए, तो क्या इस तरह के जो प्रस्ताव संघ से आते हैं तो वो आपको लगता है उचित है? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है और कुछ बात जैसे संविधान की बात करते हैं तो संविधान में हम समझते हैं कि जो भी बातें हैं और जो बातें जोड़ी गई है, जैसे आप सेकुलर शब्द की बात कर हाँ, रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता। सोशलिस्ट की बात कर रहे हैं, जी। तो उस समय के हिसाब से वो ठीक जुड़ा था। वो जो 44 अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 की बात आप कर रहे हैं, जी। 78 की बात कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि बिहार के चाहे देश के परिप्रेक्ष्य में ठीक है। हम जिस देश में हैं, धर्मनिरपेक्षता हमारी एक पूंजी है और हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सबको लेके चलने की बात करते हैं। हाँ, उसमें कुछ न कुछ किन्हीं व्यक्ति के द्वारा, किन्हीं संप्रदाय के द्वारा कहीं पर कोई घटना या फिर उस तरह के बिहेवियर पेश किया जाता है जिससे संघ समय समय पर गाइडलाइन चाहे वो डायरेक्टिव्स देते हैं किस तरह गलत होता है। लेकिन मेरा जो निजी विचार है कि संविधान में जो भी बदलाव चीज़ें हुए। हैं वो संविधान के हित के लिए, उसके मूल भावना के लिए, उसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। मतलब अब छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं जी है, जी, अभी कोई छेड़छाड़। क्योंकि संघ के अधिकारी ने यही कहा था कि इस पर समाज में बहस हो। हाँ, बहस देखिए, अगर पॉजिटिव बहस होता है तो कंस्ट्रक्टिव कुछ बातें निकल के आती है। बहस तो होनी चाहिए जी। क्योंकि हमारे विचार, आपके विचार अलग हो सकते हैं और आपका विचार में भी आपका भी कुछ ना कुछ तथ्य होगा। वो तथ्य को आप बोलेंगे, हम अपनी बातों को बोलेंगे, तो कुछ ऐसी बात निकल के आएगी जिससे लगेगा कि नहीं ये बात सही है। तो उस पर विचार होनी चाहिए और हर चीज़ों पर विचार होना चाहिए। इवन तो हम परिवार में बैठते हैं तो सबके बीच में एक विचार आना चाहिए कि हाँ, आप भी क्या करना चाहिए, कैसा चल रहा है। तो वो अपनी जगह सही है और हम समझते हैं कि विचार होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत। अच्छा, एक बात आप बता रहे थे बचपन की बात कि दादाजी बंधुआ मजदूर हुआ करते थे, तो कोई किस्सा, कोई कहानी जो दादाजी आप लोगों से शेयर किए होंगे और अभी भी चुभता है जी, वो चीज़? जिस गांव में हम लोग रहते हैं तो मेरे पिताजी को जैसे आम गरीब घर का जो परिवेश होता है, सही परिवेश था। जब हमारे दादाजी किसी के खेत में जाके काम करते थे, उनका कमियां थे, तो निश्चित तौर पर ये भी चले जाते थे। हमारे छोटे पापा तो छोटे थे लेकिन ये थोड़े बड़े थे, तो उनके यहाँ जाना है, उनको मदद करना है। पिताजी के जैसे उनके पिताजी हमारे दादाजी काम कर रहे हैं तो ये भी काम कर रहे हैं, जानवर को कुछ दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो उसी दरमियान एक ऐसी वाक़या हुआ जी। कि उनको एक ट्यूशन पढ़ाने आता था। आज भी वो हैं हमारे गांव में, मेरे पिताजी के अच्छे मित्र में हैं और हम लोग का बहुत पारिवारिक संबंध है। तो उनके यहाँ कोई टीचर आते थे, ये जाते थे, सुनते रहते थे और सुनने के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि दूसरा दिन वो शिक्षक आए और उनसे कोई जो टास्क दिया, होमवर्क दिया, वो होमवर्क उनसे पूछा, याद करने दिए थे, कुछ करने, वो नहीं बताया। ये निकल के अनायास तरीके से इनके अंदर गोथी आई, वो बता दिए सब। अब वो शिक्षक मेरे दादाजी को उस समय, वो टर्निंग पॉइंट है हमारे जीवन में, हम लोग के जीवन में। जी। वो शिक्षक हमारे दादाजी को ले जा करके मोटिवेट किए, बोले कि तुम्हारा बेटा है जो पढ़ने में बहुत ठीक है, ये बहुत आगे जाने वाला लगता है, हम इसको पढ़ाओ लिखाओ। तो मेरे दादाजी उस समय मन में उनके आ गया कि हम बेटा को पढ़ाएंगे, पढ़ाना है। और हाँ। जब वो वाक़या हमारे पिताजी भी कहते हैं, हमारे दादाजी भी कहते थे कि अब उनको बोले कि तुम पढ़ो, मेरे साथ मत जाना। लेकिन बचपन में है अपना, सबके साथ जानवर ले जाते थे, ते भी साथ में जानवर के ले गए, पानी में नहा रहे हैं और जानवर भैंस है, ये सब जो उनका ज़मींदार जो भी किसान के जो है। तो एक बार दादाजी उनसे बोले कि तुम पढ़ेगा कि भैंस चराएगा, तो ये बोले कि हम तो अच्छा, दादाजी ने हाँ पूछा आपके हाँ पापा से? जी। हाँ, तो हम तो भैंस ही चराएंगे। उनको मैंने, हम लोग को बताते हैं कि इतना मारे हैं और मार के पानी में मैंने फेंक दिए उनको बेहोशी हालत में, और उसके बाद कि तुम अगर नहीं पढ़ेगा तो तुम जिंदा नहीं रहेगा। अब अच्छा, समझिए कि जितना माही जी को हाँ, अब समझ लीजिए, गुस्सा में कि नहीं हाँ, पढ़ो अब तुम। समझ लीजिए कि हमारे दादाजी के अंदर कितनी प्रेरणा आई होगी वो आई। शिक्षक के कहने। और वो चीज़ के बाद मेरे दादाजी ने किसी तरह से भिक्षाटन करके कुछ करके उनको स्कूल भेजा और मेरे पिताजी भी उसके बाद पढ़ने लगे। तो लोग जो कमेंट करते थे कि जिसको भैंस पर चढ़ने का औकात नहीं, वो पढ़ेगा, कलेक्टर बनेगा ही करेगा। लोग तंज करते हाँ, थे। वो तंज, वो कहानी सुनाते हैं। और कहानी एक बार और थी कि जब हम लोग जब बढ़ने लगे, जब इनको नौकरी मिल गया तो कुछ लोगों को परेशानी हुई और उनको कुछ करने के लिए एक जगह कुछ लोगों को रखा गया। तो काम करने वाली जो दाई होती है वो सब, तो हम लोग कम्युनिटी से, तो उसको पता चल गया। तो हमारे जिस रास्ते से वो आते थे उस रास्ते में दौड़ी हुई चली गई, कहीं इस रास्ते से मत जा बहुआ, तुम दूसरे रास्ते से जा। अच्छा। तो ये सब जो बातें हैं,
ये सब सुन के आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या संघर्ष रहा होगा। और जब मेरे पिताजी एक बात बताते हैं कि जब हमने रिजाइन कर दिया था नौकरी से। हाँ, नौकरी से, और जी। मुझे टिकट नहीं मिला, हाँ। और जब मैं ऑफिस जाता था तो लोग देख के हंसते थे। जब मैं गांव आया तो अजीब तरह का माहौल था, और उनको लगा कि अब क्या करें, लेकिन उनके अंदर एक था कि मेरे भाई को जॉब लग गया है, मगर हम नहीं भी कुछ रहेंगे तो मेरा परिवार भाई चलेगा, संभाल लेगा। हाँ। और संजोग कहिए, किस्मत कहिए कि 80 में उनको ब्रेक थ्रू मिल गया। उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखे। तो ये सब संघर्ष, ये सब जो बातें होती है कि लोग के अंदर कितनी घृणा था और कितना लोग के अंदर था कि एक समाज का वो व्यक्ति जो हमारे के यहाँ काम कर रहा है, हमारा भैंस चरा रहा है, एक ऐसा लड़का जो हमको फिर मदद करेगा, मेरे साथ काम करेगा, उसको पढ़ा लिखा रहा है, तो वो भावना थी। लेकिन वो भावना उस समय की थी, आज हम लोग के अंदर कोई भावना नहीं। आज इतना अच्छा पारिवारिक रिलेशन है कि हम लोग एक साथ खाते बैठते हैं, गोतियारो चलता है, सब चलता है। अब हाँ, ये सोच नहीं, अब तो बहुत सौहार्द भाव से रहते हैं हम लोग। कहते हैं एक परिवार की तरह है। गोतियारा जिसे गांव में चलता है, खाना शादी ब्याह सब में आना जाना है, सब लोगों से पूरी अच्छी तरह से। अच्छा। तो लेकिन वो संघर्ष की बात है, बिल्कुल। वो सुन के लगता है कि आज तो हम लोग कुछ नहीं है। और कैसे वो पढ़ लिए होंगे, ऐसे ही कोई जीतन राम मांझी, ठीक है, नाम जान रहे हैं किसी के बारे में, हम तो इवन ये भी कहते हैं कि रामविलास जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे लालू यादव जी हों, उनका जो संघर्ष रहा होगा, वो संघर्ष कितना मेहनत किया, बाद में आप क्या अपने परिवर्तन आता है, क्या विचारधारा आता है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने संघर्ष से बड़ा हुआ, निश्चित तौर पर उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो अपने पिताजी से हम सीखते हैं, वो सहनशीलता सीखते हैं, वो संघर्ष के जो आज भी उनके अंदर दृढ़ता है। और कमजोरी में भी मैंने कितना भी बुरा होता है तो उसमें मुस्कुराते रहते हैं, कितना बड़ा परेशानी भी हो तो विचलित नहीं होते हैं। और वो कहते भी, एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी भी उनसे पूछे कि आप हमेशा हंसते क्यों रहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम इतना ना सर दुख देखे हैं, ये सब तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, इसलिए हम हंसते रहते हैं। हाँ। तो ये चीज़ मैंने सीखा है। लेकिन जो बात दादाजी कहें, दो बात मेरे पिताजी कहें, जो बात हमारे फुआ हुआ बोलती थी, कैसे खेत में काम करते थे, और कैसे हमारे छोटे पापा जब दरोगा बन के आए, एसआई बन के आए, तो पहली बार बुलेट से आए हो तो 2 दिन चूल्हा नहीं जुटा था, ये सब कहानी है। अच्छा। हाँ। लोगों को इतना शॉकिंग हो गया था। और उसके बाद वो जब पहला दिन जब आए बुलेट से, जब अपॉइंटमेंट हुआ, और उसके बाद खेत में सब काम कर रहे थे, मेरी फुआ कर रही थी, मेरी चाची कर रही थी, मेरी मम्मी कर रही थी, मेरे दादी कर रही थी, दादाजी वहाँ से उठा के ले गए कि अब चल, अब हो गया, अब नहीं, अब खेत में काम नहीं करना है, उस दिन दरोगा बन गया। हाँ, उस दिन से फिर सब हम लोग हो गए, और जो भी था फिर अपना किसी तरह का खेत छोटा मोटा था उसी से, और जब नौकरी, दोनों नौकरी कर ही रहे थे। तो ये कहानी है जो बहुत एक्सपायरिंग है, और हम लोग को सुन के लगता है, आज मेरा बेटा वो एक्सपीरियंस नहीं करता होगा, लेकिन हम फील करते हैं, क्योंकि घर में हम बड़े बेटे के रूप में हैं, तो कहानी से कुछ ना कुछ हम रिलेट करते हैं, कुछ ना कुछ देखे भी, हम फूस के मकान अपना देखें, इसलिए हम लोग को ऐसा नहीं लगता। हम लोग को लगता है कि हम जितना अपने समाज को जागरूक कर सकते हैं, जितना हम आगे बढ़ा सकते हैं, तभी जाके समाज का भला होगा। क्योंकि समाज इतना पिछड़ा हुआ आज भी लोग कितनी बड़ी बातें करें, लेकिन खास करके ये समाज बिहार में जनसंख्या होने के बावजूद भी जो मिलना चाहिए था आज नहीं मिला है। राजनीतिक भागीदारी हो, चाहे विकास में भागीदारी हो, उसको हम कैसे बढ़ाएं, इसके लिए हम लोग पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं। और उसके लिए हम लोग बड़ा बड़ा ऑफर भी, मैंने कहिए कि बहुत सारा पार्टी में हैं तो बहुत तरह के ऐसे ऑफ़र ऐसे आए कि हमारे पास आ जाइए, ऐसे करेंगे, उससे करेंगे, लेकिन एक आवाज़ बने हैं, और वो आवाज़ धीमी नहीं पड़े, धीरे धीरे हम उस आवाज़ को तेज करेंगे तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि आप कहीं चले जाएं तो आपको फ़ायदा हो जाए, आपको व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन जो एक आवाज़ बनी है, कड़ी बना है, एक चेन बना, वो टूट जाएगा। तो हम लोग इस चेन को नहीं तोड़ने देना चाहते हैं। इस पार्टी एक को संजोग करके पार्टी की विचारधारा, और हम कैसे अपने लोगों को आगे बढ़ाएं। हमारी पार्टी का विचारधारा भी है कि हम जब तक उन घरों में जाते रहेंगे, दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे, जब तक एक एक घर का व्यक्ति जागरूक नहीं हो जाए, अपना अधिकार खुद मांगने नहीं लगे और अपनी राजनीतिक भागीदारी न मांगने लगे, तब तक हम लोग का समझते हैं कि काम पूरा नहीं होगा। और ये समय लगता है, और इसमें 10 साल 15 साल भी लग सकता है, निश्चित तौर पर लगेंगे, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ हम जाएंगे, अपने दादाजी का नाम जरूर बता दीजिए, ताकि इस पॉडकास्ट में रहे जो लोग नहीं जानते हैं वो जरूर जाने। उनके नाम था रामजीत राम मांझी, स्वर्गीय रामजीत राम मांझी। वो एक तरह से लौंडा नाच करते थे। अच्छा। और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। और भगत जी उनको कहा जाता था। अच्छा, भगत जी भी लोग कहते हैं। हाँ, ओझा गुनी जो कहते हैं, झाड़न फूंक पहले उस जमाने में होता ही था, लेकिन उनका मुख्य पेशा यही था, वो लौंडा नाच वाला करते थे। और वो भी इसमें कहानी है, जब हमारे पिताजी को जब नौकरी लग गया तो वो बोले कि अभी सब काम मत करा, खराब काम है।
तो दादाजी उनको समझाए कि देखो इसी से तुमको पढ़ाई लिखाई नहीं करते तो तुमको हम पढ़ाते कैसे। और मेरे दादाजी एकदम अनपढ़ थे, लेकिन इतना चौपाई और इतना दोहा उनको याद था, तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि पढ़े लिखे नहीं। उनसे जब बात करते थे तो उनके अंदर जो आकर्षण दिखता था, उनके अंदर जो दिव्य व्यवहारिक ज्ञान, मैंने इतना अच्छा तरह से रामायण का श्लोक हो, महाभारत हो, सब उनको याद था कंठस्थ हाँ। एकदम। आज भी हमारे पिताजी को देखे होंगे भाषण देते, बहुत सारा श्लोक बोलते हैं, हाँ बोलते हैं। कहीं ना कहीं उन्हीं से सीखे हैं। तो ये उनको रटा हुआ था, वो इसलिए रटा हुआ था कि वो भाई रामलीला कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो पॉजिटिव वे में उनको वो आया, वो जो अच्छी चीज़ वो ग्रहण किए, वो ठीक है, वो अपने जीविकोपार्जन के लिए किए, नाच किए जो उस समय बनता था, लेकिन वो जो अच्छी चीज़ जो ग्रहण करता है वो पॉजिटिविटी वो ले लिए। हाँ, वो आया और वो अपने उनके बच्चों पर वो आया। 2 बेटे थे, दोनों को उन्होंने नौकरी दिला दिया, एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी और उपलब्धि। वैसे समय में, उस ज़माने में जब मेरे पिताजी ग्रेजुएशन किए थे, ग्रेजुएट हुए थे, तो लोग देखने आया कि एक भैया का बेटा ग्रेजुएट कर गया। कई सारे आसपास में लोग कोई भी ग्रेजुएट नहीं होते थे उस ज़माने में, और अभाव में पढ़े हैं, और पैसा नहीं था कि पढ़ पाए। बाद में एक दिन एक कहानी भी बताते हैं कि एक अकाल पड़ा, तो हम दादाजी आके मेरे पिताजी को बोले कि अब तो पहले तो मजदूरी करते थे, उनके क्या तो मिल भी जाता था, अब तो खाने के लिए भी नहीं है। तो उसी दिन वो पढ़ाई छोड़ के नौकरी ज्वाइन कर ली, उस समय नौकरी मिल जाती थी, आसान थी। तो ये कहानी भी है कि पिताजी बोले कि अब तो खाने की भी दिक्कत है, अब तो मजदूरी भी कोई नहीं दे रहा है, तो नौकरी पकड़ लिए। नहीं तो उनकी भी इच्छा थी कि हम कुछ करें, प्रोफेसर बनने की इच्छा थी, बीपीएससी करने की इच्छा थी। एक बार एक वाक्य ये भी है कि किसी से उनको चैलेंज लग गया, वो बोला कि तू है तो रिजर्व कैटेगरी में ना, वो भी बीपीएससी के फॉर्म भरे थे और ये भी भरे थे, तो बोले कि ठीक है हम रिजर्व कैटेगरी में हैं, हमको तो बनने की इच्छा नहीं है, लेकिन आप ही एग्ज़ाम दीजिए, हम भी एग्ज़ाम देते हैं, आप पढ़ के दीजिए, हम नेतागिरी करके देंगे। और एग्ज़ाम जब लिखे तो जो पीटी का जो रिजल्ट आया उसमें इनको ज़्यादा नंबर है, उनको कम नंबर है। अच्छा। हाँ, तो ये सब बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, और ये सब कहानियाँ एक ताकत देती है जो हम लोग को प्रेरणा का स्रोत है। जी जी। अच्छा, चूँकि पापा का जिक्र हो रहा है, जीतन राम मांझी का जिक्र हो रहा है, तो नहीं लगता कि आपको, और आप संघ की विचारधारा से भाजपा एबीवीपी में काम किए, तो कभी कभी जो उनका पुराना बयान है जो पूजा पाठ को लेकर के, तो आपसे तो बहस हो जाती होगी घर में ही? हाँ, निश्चित तौर पर बहुत सारे मुद्दों पर होती है, और आप देखे होंगे कि उस अगर आप खंगालेंगे तो उस पट्टाछेप जो उस समय की घटनाक्रम था, मुझे कहीं नहीं पाएंगे आप। हाँ, आप कहीं नहीं सीन फ्रेम में कहीं नहीं जी। चाहे वो भोज हो रहा हो, चाहे कुछ हो रहा हो, हम बहुत दूर रहते थे, और हम अपने पिताजी को बताए, लेकिन एक पॉजिटिव वे में डिस्कशन होता था, और हम अपनी बातों को रखते थे। वो कहते थे कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, वो भी कभी कुछ बोले हैं, उनके बोलने का मतलब कुछ और था, उसको किसी तरह से परोस दिया गया। वो किसी कौम को नहीं बोले, किसी कास्ट को नहीं बोले, उन लोगों के बारे में बोले थे कि जो उस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, जो उसमें भी हर समाज में हर तरह पर कुछ ना कुछ गलत होता है। मंदिर में हम जाते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर भी देखते हैं कुछ लोग होते हैं जब मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर ठगते हैं, ऐसे लोगों पर कटाक्ष किए थे। लेकिन उसको इतना हाइप हुआ, इतना तेज़ी से फैला, तो उसको लोग दूसरे तरीके से, लेकिन बाद में तो उनका भी अपना आ गया, जस्टिफिकेशन आ गया। तो बहुत सारी ऐसे बातें हैं, गठबंधन धर्म की बात है, कभी गठबंधन में रह के जिसने बेबाकी से वो बोलते हैं और जिस तरीके से अपनी बातों को रख देते हैं, चाहे वो किसी को कितना बुरा लगता है। तो हम लोग जैसे अभी राजनीति कर रहे हैं और हम लोग का उतना विशाल अनुभव नहीं है उनके जैसा, तो हम जैसे लोगों को लगता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आप लेकिन असहज हो जाते हैं। होते ही हमको पापा के बयान से ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, चाहे हम जिनके साथ हैं और जिन्होंने हमारे लिए इतना किया है, चाहे हम लोग को अभी आगे बढ़ना है, और सरकार अच्छा काम कर रही है, चाहे हम जिस माननीय मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, हम जान रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, हम जान रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी आलोचना क्यों। लेकिन उनके अपने कुछ इश्यूज़ हैं, अपने वक्तव्य हैं, अपने इंडिपेंडेंट राय है कुछ चीज़ों को लेकर के, कहीं शराबबंदी के लेके भी आप देखे होंगे। तो हर जगह पर हमने अपने तरफ से उनको समझाने की कोशिश की है कि पापा ऐसे नहीं। लेकिन अब उनकी बात है, अब हम लोग समझा सकते हैं ना, हमारे पिताजी हैं, उनसे तो हम लड़ाई कर नहीं सकते। और आप देखते ही होंगे कि आप किसी सब घर में किसी मुद्दे को लेकर देखिए, उनका जवाब स्पष्ट होता है, एकदम एक लाइन का जवाब होता है, क्लियर कट। तो है एक अलग अंदाज है, लेकिन ये अंदाज है, और कल उनको इसी चीज़ के लिए लोग जानेगा। कल अगर वो नहीं रहेंगे तो लोग कहेगा कि हाँ, एक व्यक्ति थे जीतन राम मांझी जो हर स्पष्ट बोलते थे, स्पष्टता थी, और एकदम बेबाक बोलते थे, और किसी ये चीज़ सोच के नहीं बोलते थे कि इसका नफ़ा नुकसान क्या है। तो हम
ये होता है कि हम किसी को भगवान बना देते हैं, उसके जीते जी हम उसको नहीं मानते हैं, बाद में उसको हम भगवान बना देते हैं। ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं नाम लूंगा तो विवाद हो जाएगा। तो ये बात आज अच्छा, भी एक आध दो जिस पर नहीं विवाद नहीं हो। नहीं, छोड़िए। जैसे हम अपने समाज को भी कहते हैं, हाँ। जो कि बहुत सारा है कि देखो तुम लोग, आज तुमको लग रहा है कि ऐसे हैं, कुछ पॉलिटिकल प्रतिद्वंदता है, लोगों में लगता है कि हम ये हैं तो हमारा हक मारा जा रहा है, हमको नहीं मिला। हम कहते देखो कल ये ना रहेंगे तो कल इनका जयंती मनाने लगोगे, आज तुमको ये खराब लग रहा है। जिस तरह समाज को जो एक दिशा दी दिशा है, देना। समाज जिस नाम से आज दशरथ मांझी और जीतन राम मांझी जैसे भूइयाँ समाज का, उस समाज का नाम होता है, और राजनीतिक रूप से सबल किए हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो सब कितना लोग जाना, राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली इतना एक्टिव हो गया लोग, उनको भी लगा कि मेरे समाज के लोग बन सकता है। तो एक प्रेरणा का स्रोत तो है ही। तो इस तरह से बातें होती है, समाज चलता है। अच्छा, मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय जो नीतीश कुमार ने ही बनाया और कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने ही हटाया, तो उस समय की जो परिस्थिति बन रही थी उसको बहुत गौर से आप देख रहे होंगे कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हो रही होंगी। तो क्या उस समय की अगर कुछ याद हो, और घर में क्या बात होती थी, किस तरह की देखिए, मतलब अगर हमारे घर की बात करें, हमारे पिताजी की भी बात करें, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे घर में खास करके मेरी मम्मी हो चाहे मेरे पिताजी हों, वो माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति अगर मीडिया में कुछ भी बोलते हो, लेकिन अंदर से बहुत उनका सम्मान करते हैं। अलग तरह की श्रद्धा है। बहुत श्रद्धा है, और हमारे घर में हम भी बहुत श्रद्धा रखते थे, और मेरी माँ भी उस समय भी बोलती थी जो कि आप इस तरह नहीं कीजिए, नीतीश जी के साथ रहिए। लेकिन राजनीति में कुछ ऐसी बात, और जहाँ तक मेरा सवाल है, हम उस समय भी उस घटनाक्रम को बहुत नज़दीक से देख रहे थे। हमने दो ही बात उनको कही थी कि आप या तो अगर आपको इस तरह की बात है तो आप, वो एक ऑप्शन था कि हम विधानसभा भंग कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा ऑप्शन था कि नीतीश जी के साथ मिल जाइए। तो दोनों काम कीजिए, बीच में आप नहीं रहिए, और ज़्यादा बेहतर रहेगा कि उनसे अथी कर लीजिए। ठीक है, कुछ ना कुछ विचारधारा में कभी ना कहीं अंडरस्टैंडिंग होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको हम कहते हैं, तो उसको मिला करके हमको उस, आप नीतीश कुमार जी कम से कम हम लोग के विरोधी नहीं हैं, कुछ ऐसा इशू है, किसी कारण से इस तरह की बात हुआ, हम लोग को उनका साथ में देना चाहिए। तो हम लोग का इंटरनल मानना था, लेकिन बहुत अच्छा, बात क्या हुआ था उस समय में? देखिए, बात कुछ नहीं हुआ था। बात यही है कि हमारे पिताजी आज के समय में एकदम बहुत सीधे व्यक्ति हैं। जी जी। और वो, उनको कुछ लोग जैसे रहते हैं जो अपने हिसाब से प्रोवोक कर देना है, उनको ये कर देना है, तो उस तरह से कुछ बातें हुई थी। तो अपने पार्टी के कार्यकर्ता या बाहरी कोई नेता? अपने भी बाहरी भी। आज का जो मैं आज के जो इस समय में देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं कि कुछ काम आपसे निकलवाना है। जैसे कि एक चीज़ सर्वविदित था उस समय, और अभी भी है कि एक ऐसा व्यक्ति हैं जीतन राम मांझी, जो मुख्यमंत्री से कुछ भी कह सकते हैं, चाहे काम भी कराना हो तो मुख्यमंत्री के पास चल जाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर देते हैं। तो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कहवा के पहले से कि भाई आप जाके चले जाइए, बाद में फिर वो क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो इस तरह का जमाना में बहुत तरह के लोग हैं जो एक दूसरे से अलग कर देते हैं। हाँ। एक इतना इतना अच्छा रिलेशन, अगर आप सोच लीजिए कि माननीय नीतीश कुमार जी ने इनको सीएम बनाया, तो इनके ऊपर कितना विश्वास रहा होगा। बिल्कुल, ऐसे तो नहीं बनाया। एकदम एकदम। राजनीतिक रूप से हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, उससे राजनीतिक फायदे भी हैं, और वो विश्वास भी था। इसलिए था कि समाज के इस तबके को हम बना रहे हैं कि जो भूइयाँ मुसर समाज है, उसमें सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, सबसे क्लीन व्यक्ति, और जिनका राजनीतिक अनुभव है, तो एक व्यक्ति का चुनाव किए हैं। और उस चुनाव में कुछ, जब शासन प्रशासन, जब आपस में जब आप पार्टनर भी बनते हैं कोई बिजनेस में, तो कुछ भिन्नता आती है, कुछ ऐसे कुछ लोग इस तरह का कर देते हैं। तो हमको उस समय सोच समझ के काम लेना चाहिए। लेकिन जो बीत गया, अब उसकी बात नहीं करेंगे। एक नया युग शुरू हुआ है, और आज सब चीज़ ठीक है। आज हम लोग सब समान हैं और सब अच्छे रिश्ते हैं सबके साथ। जी। अच्छा, अब परिवार पे एक और इससे सवाल मन में अभी आ रहा है, पूछ ही लेते हैं। उस समय ये था कि पर्दे के पीछे से कहा जाता है कि उस समय जगन्नाथ मिश्र जीवित थे, तो कहा जाता है कि जो वो कांग्रेस वाला संबंध है और जगन्नाथ मिश्र गेम कर रहे हैं, उन्हीं की बात पर इन्होंने बगावत की है। ना ना, ऐसा कोई बात ना, उसे बहुत सारा कहानी है। अब देखिए, वो सब चीज़ों को अब याद करके, किन्हीं के बारे में बोल करके हमको नहीं लगता है कोई फायदा है। तो अच्छा, इसमें सच्चाई थी ये बात में कि ये कोड़ी अब बात है उस समय? ना नहीं, कोरी बात, ऐसी बात नहीं है। और हम लोग तो कभी देखे भी नहीं उनको। अच्छा। उस एपिसोड में कहीं नज़र भी नहीं आया, कभी बात नहीं हुई, सब बात ऐसी चल रही थी। तो हमको नहीं लगता है कि ये कोई बात है।
और इससे कोई उनको क्या फ़ायदा होता है ये सब करने से, उनको तो कुछ फ़ायदा था नहीं, इसलिए उनका नाम हम नहीं समझते हैं कि सही है। जी। कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको कुछ उस समय लगा था कि हमको फ़ायदा होगा, लेकिन जो लोग कुछ लोग थे उनको भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं। कोई फायदा नहीं। हाँ, तो ठीक है, हम उस बात को अब याद ना करें, नए हम कहें ना नए तरीके से हैं, और वो बात बीत बीत गई गए। है, और आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग उस समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि उस घटना ने आप लोग को बहुत मजबूत बनाया। जी, निश्चित तौर पर अगर वो घटना नहीं घटती तो आज पार्टी नहीं बनती, और वो अगर वो सीएम नहीं बनते तो इतना बड़ा कद नहीं होता। ये तो स्वाभाविक है। जी। वो कद बना, और कद बनने से एक कुनवा बना, और एक पार्टी बनी, और एक विचारधारा आया, और एक विचारधारा पर आज संघर्ष कर रहे हैं। तो एक रास्ता जो मिला ना, वो रास्ता तो वहीं से आया। वहीं से आया। हाँ, नहीं तो फिर ठीक है, एक एमएलए हम भी हो सकता था बन जाते, जीतन राम मांझी जी के बाद हम बन जाते, जो होते तो वो तो चलता, लेकिन आज जो हम लोग कर रहे हैं वो नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। अच्छा, फैमिली के बारे में थोड़ा सा, कि फैमिली में कौन कौन है, बच्चे के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, मेरी शादी 2002 में हुई है, और मेरा एक बेटा एक बेटी है, और मेरा बेटा अभी कंप्यूटर साइंस में अभी फाइनल ईयर का कर रहा है जयपुर से, और मेरी एक बेटी है 12th पास हुई है, तैयारी कर रही है मेडिकल की। मेरी पत्नी अभी विधायक हैं इमामगंज से, और उनका भी एक बैकग्राउंड रहा है, बहुत ही एनजीओ में उनके माता पिता 1983 में एक एनजीओ बनाए थे, प्रखंड ग्राम स्वराज सभा, जी। और वो पहले हमारे समाज का एनजीओ था, जिनको जो एफसीआरए मिला, एटीजी मिला, ये सब जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो होता है उस समय का एफसीआरए। अब मेरे सास ससुर उस समय जापान भी घूम के आए, सब आए, और एक बढ़िया एक्सपोजर था। विनोबा भावे जी भी उनके यहाँ गए, और उनको एक गांव में बसाया, वो गांव का नाम रखा बापू ग्राम, जो मेरा ससुराल बापूग्राम। फतेहपुर टनकुप्पा में जंगल में एक गांव है। तो उन लोग का एक सामाजिक स्तर पर बहुत अच्छा एक्सपोजर था, और समाज सेवा करते हैं। तो मेरी वाइफ भी वहाँ से आई, तो वो भी सामाजिक स्तर पर बहुत ही वहाँ काम करती थी अपने पिताजी के साथ, स्कूल वगैरह में भी उस समय जाती थी, तो पढ़ने लिखने में भी अपनी बेटियों को उन लोग पढ़ाए। तो एक सामाजिक समीकरण वहाँ से मिला। और तुम्हारी पत्नी भी जिला परिषद की सदस्य रही है, पहले भी रही है और काम की है। तो हम लोग का यही है, और बाकी भाई हैं, हम लोग 2 भाई हैं, तो अपना काम करता है, अपना उसका बिजनेस है, और उस बहन हैं तो सब अपनी जगह पर सबकी शादी हो गई है, और यही है हम लोग का परिवार, इतना ही। आपको कभी ऐसा लगता है कि जीतन राम मांझी की वजह से आपकी राजनीति आगे बढ़ी, ऐसा फील होता है आपको? निश्चित तौर पर अब हम अगर ये कह दें कि जीतन राम मांझी जी को हम इग्नोर कर दें तो माने गलत है। आज जो भी हम हैं, अगर हमारे अंदर ये भावना आई है तो जीतन राम मांझी जी के कारण आई है। अगर हमको लोग पहचाना भी है, जैसे हम भारतीय जनता पार्टी में भी थे, तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जी का छाप वहाँ भी था। अगर हमको वहाँ चयन किया गया कि बोधगया से टिकट देंगे संतोष मांझी को, तो जीतन राम मांझी जी का बेटा होने का ही कारण था इसका। तो पर हाँ, वो अलग बात है कि हम संघर्ष करने में पीछे नहीं रहे, मेहनत करने में पीछे नहीं रहे। जीतन राम मांझी जी का नाम है, ब्रांड है, उसके अलावा भी हम कोशिश किए कि हमको लोग इंडिपेंडेंट रूप में हमको जाने। जब यूनिसेफ में काम किए तो वहाँ भी हम बहुत मेहनत किए, वहाँ भी गांव-गांव में जाके काम किए, पोस्टर चिपकाए अपने से, सब जगह गए। तो वो नाम है, उस नाम का फ़ायदा आज भी है, और वो नफ़ा मतलब ये नाम ताकत है आपके लिए, बोझ नहीं है? नहीं, दम ताकत है, और उसी के ताकत से आज है, बोझ का कोई सवाल ही नहीं। आज हमें जो भी जानता है उनके नाम से जानता है, निश्चित तौर पर जानता है। तो इसको तो भाई वो तो मेरे लिए ऊपर वाले की कृपा है। और हाँ, लेकिन एक अलग बात होती है कि मेरा भी संघर्ष है, हम उस नाम को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ऐड ऑन करने की बात कर रहे हैं, बस इतना ही है। अच्छा, आपकी जो पार्टी है वो खुद को दलितों की आवाज़ बताती है, लेकिन बिहार के दलितों की ज़मीनी स्थिति में अब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता है। निश्चित तौर पर अभी बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन आप अगर तुलना करेंगे 10 साल, 15 साल, 20 सालों से, तो बदलाव कुछ हुए हैं। बदलाव इस तरह से, जैसे हम एक बात करते हैं मांझी समाज, भुइयां मुसर समाज का, जी। तो जब हम लोग पहले जब देखते थे 90s के दशक में, तो बहुत गरीबी थी, लिटरेसी रेट बहुत कम था, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा थे, चाइल्ड मैरिजेज में शादी होती थी, चाइल्ड मैरिज जिसको हम कह रहे हैं। जी। और लेकिन वो सब चीज़ों में मैं देखा हूँ कि एक गुणात्मक सुधार हुआ है। अब बच्चियाँ पढ़ रही है, अब नौकरियाँ ले रही है। एक ज़माने में मैं सबसे पहला PhD हूँ अपने समाज का,
तो मुझे कोई हर्ष नहीं होता, मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं पहला पीएचडी हूँ, चाहे मेरे पिताजी उस समय ग्रेजुएट थे, पहले ग्रेजुएट थे। तो वो चीज़ों में अब धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। अब मेरी बेटियां पढ़ रही है, मेरी बहनें पढ़ रही है और वो भी नौकरी ले रही है, अब दरोगा हो रही है, अब डॉक्टर हो रही है, अब इंजीनियर हो रही हैं। तो बहुत ज़्यादा सुधार है। अगर महिलाओं का अगर लिटरेसी रेट आज से 10-15 साल पहले करें तो मुश्किल से 2% रहा होगा। आज कम से कम 10% के आसपास हम लिटरेसी रेट, पुरुष का लिटरेसी रेट भी 20% से ऊपर हो गया और नौकरियां भी कर रहे हैं और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बना है। पॉलिटिकल जागरूकता भी, पहले 2-3 लोग हुआ करते थे, एक मिश्री सदा जी हुआ करते थे जो उनका नाम हुआ करता था। आज बहुत सारे ऐसे विधायक भी हो गए, अब बहुत सामाजिक स्तर पर भी काम कर रहे हैं और अच्छी अच्छी जगह पर हैं। तो सुधार तो हुआ है, लेकिन हम जितना अपेक्षा किए थे अभी उतना सुधार नहीं हुआ। ये स्लो प्रोसेस होता है और ये धीरे धीरे होगा और हम लोग उसमें लगे हुए हैं। हम लोग के बाद भी कोई और लोग आएंगे, वो भी काम करेंगे और सब मिल करके ही समाज को आगे बढ़ाना है। और जब तक ये समाज नहीं आगे बढ़ेगा तो गांधी जी का सपना हो, चाहे हमारे भीमराव अम्बेडकर जी का सपना हो, वो कभी पूरा नहीं होगा। तो जब तक नए बिहार की कल्पना करते हैं तो इस समाज को जोड़ के और उन गरीबों को जोड़ के, हमारी पार्टी का तो नारा है कि सबका इरादा नेक हो और बिहार के गरीब और भारत के गरीब एक हो। तो हम गरीब शब्द में, हम पार्टी के मैनिफेस्टो में कोई जात पात हम नहीं करते हैं। जी। हम गरीब शब्द में हर समाज के लोगों के गरीब की बात करते हैं और हर समाज में गरीब का व्यथा वही होती है, दर्द वही होती है। हाँ, एक अलग बात है कि किसी समाज में परसेंटेज ज़्यादा होता है। मान लीजिए कि दलित समाज, अनुसूचित जाति जनजाति में वहाँ ज़्यादा गरीब होते हैं, स्वर्ण समाज में कम गरीब होते हैं अपेक्षाकृत, अगर परसेंटेज की बात करें। लेकिन गरीब की व्यथा कहानी सब एक होती है। गरीब का कोई जात पात से कुछ नहीं होता। गरीब की जो समस्या स्वर्ण भाई में भी है वही दलित भाई में भी है। तो हम उन सबको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोग कैसे आगे होंगे उन लोग के लिए काम कर रहे हैं, यही हमारी पार्टी का। और अब कुछ सुधार हो रहे हैं और सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकार भी काम कर रही है। और हम समझते हैं कि ये सरकार जब से माननीय मुख्यमंत्री बने हैं, एक बिहार में ऐतिहासिक बदलाव आया है, हर क्षेत्र में बदलाव आया है, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर। और जिस तरह से उद्योग धंधे की भी बात हो रहा है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रहा है, हम समझते हैं कि बहुत काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत काम आगे करना है। अच्छा, ये जो आरोप लगता है कि सिर्फ जाति का इस्तेमाल कर दलितों को भावनात्मक रूप से ये उकसाया जाता है, तो ये सही है क्या? राजनीति का अगर डिफिनेशन कहें तो राजनीति का अपना बहुत ही वाइड डिफिनेशन होता है। आजकल जो हमने देखा, मैं तो खुले मंच पर बोलता हूँ कि अगर आप दलित हों तो एक हो जाइए। हमें इस तरह से पहचान नहीं होना चाहिए कि हम पासवान समाज के नेता हैं, रविदास समाज के नेता हैं और मांझी समाज के नेता हैं। जैसे जिस दिन और जब तक ये रहेगा तब तक दलित का विकास नहीं होगा। दलित का विकास तभी हो सकता है, अगर दलित की बात करते हैं, जब सब लोग दलित के नेता हो जाएं, सब लोग गरीब के नेता हो जाएं। हम कास्ट वाइज नेता रहेंगे तो निश्चित तौर पर नहीं हो। हाँ, कुछ समय के लिए आपको फ़ायदा हो सकता है, किसी को आप फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन इन द वाइडर एस्पेक्ट में आप जाएंगे, पूरा लार्ज स्केल में जाएंगे, उनके डेवलपमेंट की बात करेंगे, सबको मिला करके ही आप कर सकते हैं। और आप लोकतंत्र में जनसंख्या का महत्व होता है, वोट का महत्व होता है। और आपकी बिहार में कम से कम ताकत है, आप 20% के आसपास हैं। अब 20% अलग अलग रहिएगा तो आपकी ताकत की गणना नहीं होगी। तो अगर गणना कराना है तो सबको एक होना होगा, सब दलित के नेता बनिए, ना कि किसी कास्ट का नेता बनिए। तो क्या आज की जो दलित राजनीति है वह सिर्फ प्रतीकों और जुलूसों तक ही सिमट के रह गई है? देखिए, समाज में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि एक्सपोज, अपने आप को दिखाने में ज़्यादा काम करते हैं, काम करने में कम करते हैं, दिखाने में ज़्यादा करते हैं। तो हम तो उन लोगों से कहेंगे, कोई भी व्यक्ति हो, किन्हीं का नाम नहीं लेंगे, कि अगर आप सही में आपको प्रेम है गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति, तो उनके लिए काम करना होगा, ना कि आपको मीडिया में दिखाना होगा कि हम काम कर रहे हैं, उसको ये दिखा करके कि हम उनके लिए किए, वो किए, सबसे काम नहीं होगा। सच्चे मन से काम करिएगा तभी उनका भला होगा। नहीं तो आप कुछ देर के लिए आपका चेहरा चमक सकता है, लेकिन उन विचारों का कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर उनका विश्वास जीतना है तो उनके बीच में जाना होगा, उनकी स्थिति में जीना होगा। आज मान लीजिए कि वो मलिन बस्ती में रहते हैं, आज उनको अभाव है, जैसे स्वच्छता का दिक्कत है, वहाँ जा कर के उनके साथ बैठ के पारिवारिक रिलेशन बनाना होगा। उनको, उनके अंदर एक भावना जागृत करना होगा कि हम उनके हैं। मंच पर खड़ा होकर के दलित दलित कह देने से कोई दलित का नेता नहीं होता है। आपको दलित तो गांव में बसता है, वो पहाड़ के तलहटियों में बसता है, पहाड़ों पर बसता है, उन मलिन बस्तियों में बसता है कि आज भी नाल पानी जा रहा है, वहीं पर उनके बच्चे खेल रहे हैं, वो मक्खी भिनभिना रहा है, वही खाना खा रहे हैं, खाने को सही नहीं मिल रहा है।
वहाँ पानी पीने के लिए सही नहीं, वहाँ का पानी जाके पीजिएगा, उनके साथ खाना खाइएगा, तब वो विश्वास जगेगा कि आप उनके परिवार हैं। मंच पर बोलने से तो ये जो परिपाटी है, हम समझते हैं इससे अलग होकर के हम लोग को उनके लिए अगर सही मन से काम करते हैं तो उनके बीच में जा कर के उनका विश्वास जीतना होगा, उनको ये एहसास दिलाना होगा कि हम आपके पीछे हैं, हम आपके साथ हैं। राजनीति अपनी जगह पर है, विचारधारा अपनी जगह पर है और समाज में काम करना है अपनी जगह, तो हमको समाज में जाके काम करना होगा विचारधारा के साथ। राजनीति भी करिए, राजनीति करिएगा तभी जागरूकता आती है। तो जागरूकता सिर्फ मंच से नहीं आती है, उनके साथ रह करके एक पारिवारिक माहौल बनाने से भी आती है। अच्छा, आपको क्या लगता है युवा में, जितना मांझी तो है ही बड़ा चेहरा है, युवा में कौन है बड़ा चेहरा जिसको युवा अपनी प्रेरणा माने दलित नेता में, बिहार के संदर्भ में? हम बिहार के संदर्भ में बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ लोग का नाम है, किसी का नहीं भी नाम है, लेकिन काम कर रहे हैं। हम तो इतना ही कहेंगे कि देखिए, आप काम कीजिएगा, जनता अगर आपको चाहती है, जनता आप पर विश्वास करती है, जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो आप चेहरा हैं। और आप अगर जाए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो सबसे बड़ी जनता होती है। अगर हम कह दें कि हम सबसे बड़ा चेहरा है, तो कहने से नहीं ना होगा। हमको जनता कितना मानती है, कितना हमारे पर विश्वास करती है, और जनता का वोट हम कितना ट्रांसफ़र कराते हैं गरीबों का, खास करके दलितों का, तभी जाके हम चेहरा बनेंगे। चेहरा अपने से कह देने से, मैंने कहा ना कि स्टेज पर बैठ करके दलित की बात करने वाला कोई नेता नहीं होता। उनके बीच में जाके काम करने वाला, उनका विश्वास जीतने वाला, और अंदर से उनको फीलिंग आए कि मेरे साथ खड़ा है, तो वही सही नेता है और वही दलित का नेता है। तो संतोष सुमन तो है, हम लोग तो मानते हैं। देखिए, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, सार्थक कोशिश कर रहे हैं और मेहनत से कर रहे हैं, और कभी इस तरह के चीज़ों में नहीं पड़ते हैं बहुत ज़्यादा कि करना। देख, एक चीज़ बात होता है कि हम किसी की मदद करते हैं और उसका अगर हम प्रदर्शन करते हैं तो मदद नहीं होता है, वो फिर दिखावा होता है। तो हम ये सब होड़ में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम सिर्फ अपना काम करना चाहते हैं, उस समाज में काम करना चाहते हैं जिस समाज से हम भी आए हैं। उस समाज के दर्द को, उनकी वेदना को हम स्पष्ट तौर पर फील करते हैं, हमने देखा है। और मैंने कहा ना कि हम उस समाज से हम होश संभाले हैं, तो उसका एक्सपीरियंस किए, फूस का घर देखे हैं। और जो लोग देखे ही नहीं हैं, जो लोग उस हाई फाई में चकाचौंध के जीवन से निकले हैं और दलित की बात करें, तो हम समझते हैं कि बेनामी होगी, उनको वो वापस जा कर के उनके पीछे बैठना ही पड़ेगा। उनकी वेदना को तभी समझ, जैसे कोई एक्टर होता है, कोई एक्टिंग करता है किसी भी कैरेक्टर का, तो उस कैरेक्टर में वो जाता है, उनसे मिलता है, उनके बारे में पढ़ता है। अगर हम दलित की सेवा करना चाहते हैं तो हमको वहाँ जाना होगा, ना कि हम आ गए किसी के नाम ले करके और हम काम करें। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। आपको काम करना है तो भाई उन सच्चे मन से काम कीजिए, लगन से काम कीजिए और एक होकर के काम कीजिए, तभी उस समाज का विकास होगा। नहीं तो सिर्फ आपका विकास हो सकता है, उससे फ़ायदा क्या है। अच्छा, ठीक। दलित जो राजनीति है, वो लगता है कि सिर्फ आरक्षण तक ही सीमित है। ना, ऐसी बात मतलब नहीं। घूम फिर के बस उसी की चर्चा। देखिए, आरक्षण इसलिए ज़रूरी है कि हम असमानता, आरक्षण क्यों आया? आरक्षण हमारे संविधान में इसलिए है कि सबको समानता नहीं है, और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको, जो छूटे हुए हैं, जिनको शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उन व्यक्ति को हम आगे लाने के लिए आरक्षण दिए हैं। लेकिन आरक्षण को हथियार बना लेते हैं और उसी आरक्षण कह करके सिर्फ आरक्षण की बात करते हैं और वो राजनीति गोटियां सेकते हैं। ये भी गलत बात है जी। आरक्षण तो उनको चाहिए ना कि जो आज तक उनको कभी मौका नहीं मिला है और आज तक पिछड़े हैं। आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो एकदम पिछड़े हैं, बहुत पिछड़े। तो उनको आगे आने के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है, वो आरक्षण मिला है और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं बाबा साहेब को, भीमराव अम्बेडकर, हमारे जो युग पुरुष हैं। तो आरक्षण की बात ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन सिर्फ वो कह देने से किस विकास नहीं होगा। आपको तो हाथ देना होगा, सहारे का हाथ। आरक्षण किस लिए दिया जाता है कि उनको सहारा दिया है। आपको भी जा कर के उनको सहारा देना होगा, वहाँ से निकाल के उनको बाहर लाना होगा और उनको बताना होगा। कितने लोगों को तो पता ही नहीं कि हमको आरक्षण मिला है। आज भी अभी बहुत समाज में ऐसे कुछ लोग हैं, अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, जान रहे हैं। कुछ लोग तो जान रहे हैं लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि इग्नोरेंस है कि उनको पता ही नहीं कि आरक्षण का मतलब क्या होता है। तो उनको निकाल के बताना होगा कि आपका ये अधिकार है, ये सरकार ने आपको दिया है, संविधान ने आपको दिया है, इसके तहत आपको काम करना है, तब जा करके कुछ होगा। तो एक हाथ तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो आखिर जो आरक्षण अगर ऐसे लोगों तक जो ज़रूरतमंद हैं उन तक अगर नहीं पहुंचा, तो इसके जिम्मेदार कौन, व्यवस्था या नेतृत्व? निश्चित तौर पर हम लोग जिम्मेवार हैं।
नेतृत्व, हाँ निश्चित लीडर। हम लोग जिम्मेवार हैं। व्यवस्था अभी तक हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, उनको बता नहीं पाए। व्यवस्था भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेवार हम लोग हैं। अगर हम समाज के रोल मॉडल हैं जी। और हम ये बातों को उन तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं तो जिम्मेवारी हमारी है। हाँ। और इसको तो मैं पूरे अथी के साथ अपने आधिकारिक तौर पर मैं कहता हूँ कि हम लोग जिम्मेवार हैं। और हम लोग अभी उतना नहीं काम कर पाए जितना हम लोग को करना चाहिए। हम लोग को बताना चाहिए। होता क्या है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने ही में रहते हैं और वो चाहते ही नहीं है कि कोई समाज के दूसरे लोग, ये प्रवृत्ति होती है कुछ लोगों की, ये किसी समाज में भी होती है। जी। राजनीति में भी ऐसी प्रतिद्वंदता है, प्रतिस्पर्धा है कि हम अपने समाज के लोगों को नहीं चाहते हैं कुछ मौका मिले, उसके पीछे लग जाते हैं कि हमसे आगे न निकल जाए। तो जब तक ये भावना रहेगी तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा और उसकी जवाबदेही लेना ही पड़ेगा। अगर आज मेरा समाज उतना जागरूक नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारा मेहनत उतना 100% नहीं है, हमारे मेहनत में कमी है, हमको उसको और आगे बढ़ाना होगा। तो ये जवाबदेही हम लेते हैं और हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके बीच जाने से कुछ सीखने को भी मिलता है। उनका जो लाइफ है, उनका जो स्ट्रगल है, जैसे मैं अपने पिताजी की बात किया, दादाजी की बात किया, आज भी वो स्ट्रगल है उनके पास, जो स्ट्रगल करके आए हैं। तो उनसे आप कुछ सीखेंगे, वो सीखने से कुछ आपको ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा आपके जीवन में काम आएगा। तो हमको अभी भी हम लोग को मेहनत करना। और सबको मैं बोलता हूँ कि जो भी नेता हैं समाज के, बहुत सारे लोग मैंने ये भी देखा है कि संविधान लेके चलते हैं, जय भीम बोलते हैं। राहुल गांधी पे निशाना है आपका? नहीं, राहुल गांधी पर भी है। राहुल गांधी जी तो ऐसे नेता हैं कि उनको पता भी नहीं होगा संविधान का मतलब क्या होता है। हाँ। लेकिन एक किताब लेके चलते हैं। हाँ। संविधान का क्या कौन आत्मा है, संविधान के क्या है, एकदम कलेजे से किताब को सटा के रखते हैं, कलेजे से रहते हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि संविधान की धज्जी उड़ाने वाला कौन है। अगर संविधान का इतना ही वो करते तो एक संविधान में एक के अंदर में अंतर्गत एक पद होता है जो संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। और वो ऑर्डिनेंस कोई आता है तो लोकसभा उसके लिए है। और लोकसभा से, राज्यसभा से, चाहे जो हमारी विधायिका है और जो मंदिर है लोकतंत्र का, वहाँ से पास होता है। एक व्यक्ति उसको सिंबॉलिक तौर पे फाड़ के फेंक देता है कि अपने आप को पीएम से ऊपर समझता है। तो संविधान अगर जानने वाला होगा, समझने वाला होगा तो ऐसा काम नहीं करेगा। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि उनके जो दादी हैं इंदिरा गांधी जी, आप 67 से लेके 76 तक, 75, 76 तक, 77 तक 39 बार देश में 356 लागू की है, सरकारों को बर्खास्त की है। और कांग्रेस शासन में 84 बार सरकार को बर्खास्त किया गया है, अगर उसका आंकड़ा करें। और सिर्फ एनडीए की सरकार में 9 बार हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी के समय में तो एक भी नहीं हुआ है। तो जो मोदी जी के समय में संविधान के जो चुनी हुई सरकार को इतना एक आर्टिकल के तहत इतना बुरी तरह से धज्जी उड़ाने वाला व्यक्ति, और वो संविधान की बात करता है। संविधान की बात आप भी देख लीजिए, तो संविधान की धज्जी उड़ाने वाला लोग इंदिरा गांधी, हाँ कोई भी हो, अब राहुल गांधी भी वो फाड़ दिए हैं ऑर्डिनेंस का, उनके फाड़ देने के बाद ऑर्डिनेंस ड्रॉप हो जाता है। तो आप समझ लीजिए कि संविधान का कितना कदर करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के एक तैलचित्र नहीं लगा पाए। लेकिन आपके पापा भी कांग्रेस में रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर कांग्रेस में रहे हैं, इसमें कहाँ इनकार कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस में आज देखिए ना, जिन लोग आज साथ हैं उनके, आज जो पार्टी का उदय हुआ, मान लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल किनके विरोध में उदय हुआ था, किनके खिलाफ लड़े। लालू जी जेल में रहे हैं, जो आपातकाल के काला दिवस हम लोग अभी पिछले बार मनाए हैं, 50वां साल मनाए हैं। आप देख लीजिए कि अपनी बेटी का भी नाम मीसा उन्होंने रखा है। उनके अंदर कितनी वेदना, पीड़ा, हाँ, उस समय की वेदना होगी, हाँ, कि बेटी का नाम इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्ट के मीसा कह दिए। और वो व्यक्ति आज कांग्रेस के बने हुए हैं, नेता बने हुए हैं कि हाँ कांग्रेस है, कांग्रेस है। और वो कांग्रेस भी कैसी कांग्रेस है कि एक नेशनल पार्टी होकर के यहाँ रीजनल पार्टी के पीछे लगी हुई है। और जो उनके सबसे नज़दीकी हुआ करते हैं कन्हैया जी, उनको गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता वैनिटी फेयर, सिर्फ कहने पर। तो अब समझ लीजिए कि राहुल गांधी जी के बारे में क्या बताए। राहुल गांधी जी तो एक ऐसे इंसान है कि उनको खुद पता नहीं कि हमको राजनीति करना है कि नहीं करना है, या करना है कैसे करें, जिसको मल्टी डिसऑर्डर नहीं बोलते हैं, मल्टी पर्सनालिटी बोलते हैं। उसमें होता नहीं कि एक व्यक्ति कभी, जैसे कि आज अंधविश्वास में किसी को भूत आ जाता है, क्या भूत थोड़ी आता है, उसके अंदर ऐसे सोच हो जाता है कि हमारे ऊपर देव भी आ गया, ये आ गया, वो एक तरह से वो बीमारी है। तो उसी तरह से यही भूत देवी भी आ गया है क्या राहुल गांधी पर? यही उनको कभी लग जाता है कि हम तो संत हैं, कभी लग जाता है कि हमको। अब जो व्यक्ति अपने जवाबदेही से भागता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ करके भाग गया, पीछे पीछे लगा हुआ है किसी के,
और आप राष्ट्रीय स्तर है भी नहीं और प्रिटेंड करते हैं कि सबसे सुप्रीम है। तो जो संवैधानिक संस्था के ऊपर चैलेंज करता है वो व्यक्ति संविधान को कितना मानता होगा, बस समझ लीजिए। किताब लेके चलने से, वैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ भी, बिहार में भी लोग हैं कि बिहार में भी जय है। भीम बोलते हैं और संविधान लेके चलते हैं। संविधान का एक आध नाम बताइए ना। नाम नहीं बताएंगे और अब संविधान के बारे में मेरे से बात कर लें संविधान को, उनको क्या अच्छा नहीं पता होगा। हाँ, आप जय भीम बोलते हैं और पीछे पीछे लगे रहते हैं इधर उधर चक्कर में, कहाँ कुछ हो जाए। तेजस्वी की तरफ आप है क्या? तेजस्वी जी तो बेचारे संविधान लेके चलते नहीं, जय भीम करते नहीं हो तो भाई जय भीम नहीं करते अब वो तेजस्वी। तो दूसरे चक्कर में रहते हैं। तो अभी मैंने एक तरह से मिर्ग मारीचा बोलते हैं ना उसको, अच्छा, उसमें जी रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम सीएम बन चुके हैं। अच्छा बन चुके हैं। हेलोसिनेशन जिसको कहते हैं ना, जो हाँ, ड्रग्स हाँ। कोई लेता है हाँ, और ड्रग्स का जो नशा होता है तो हेलोसिनेशन होता है, वो अंतरिक्ष में उड़ता रहता है, एकदम शरीर हल्का हो जाता है उसका। हाँ। और उसको ऐसा लगता है। तो तेजस्वी जी जैसे प्रिटेंड कर रहे हैं और जैसे बातें कर रहे हैं, जैसे बौछार कर रहे हैं अथी का कि हम ये देंगे वो देंगे, उनको हेलोसिनेशन में जी रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो सुबह सुबह जब जागते होंगे, हैंगओवर टूट जाता होगा उस हेलोसिनेशन का, तो उनको लगता है कि नहीं हम नहीं है। तो उसी तरह से कह रहे हैं हम इतना देंगे उतना देंगे उतना देंगे, हमने नौकरियां दिया ये किया। तो आप सोच लीजिए कि कोई व्यक्ति, लेकिन है संतोष जी, आप लोग लगातार वह वादा कर रहे हैं इधर आप लोग तीर चला दे रहे हैं। देखिए वचनम किम दे हम, अगर हमको पता है कि हमको नहीं बनना है और हम कह दें कि हमको अगर वो जनता ही बनाई हम ये दे देंगे, तो मैं भी कुछ कह सकता हूँ। मैं भी कह देता हूँ कि हमको अगर सीएम बनाएगी जनता तो हम 5,000 एक देंगे, महीना देंगे। हाँ 5,000 महीना देंगे। 10,000 महिलाओं को बोलने में क्या जाता है? हाँ, क्या हमको तो पास बनना नहीं, बोलने में याद बोल देंगे। और अगर हम कर रहे हैं तो कहेंगे देखो हम किए थे तब ये निकल गया। तो ऐसे तो मुँह मियाँ मिट्ठू की बात है ना, अपना पीठ तो कोई भी थपथपा सकता है। आपको जनता मौका देगी तो आप करिएगा ना भाई। आपको जनता मौका 15 साल दिया, 15 साल में आप तो सैलरी नहीं दे पाते थे, 9-9 महीने के सैलरी बकाया रहता था। 15 साल में तो आप क्या दिए? 118 नरसंहार दिए, किस तरह का ऑर्गेनाइज क्राइम होता था, किस तरह से भय का माहौल हुआ करता था। तो आप 15 साल में तो आपने अंधकार दिया, लाइनटेन युग में ले गया। आपका बजट कितना था, आज का बजट कितना है? तो आप ग्रेजुएशन जो करते थे लोग 8-8 साल में ग्रेजुएशन करते थे। बीपीएससी का कभी सुचारू रूप में जो है सबसे बड़ी परीक्षा है 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल गैप में होता था। ये बात आपको ही पता है और आप भी देखें। तो आप उसकी बात कीजिए ना, जो आपको मौका मिला उसमें आपके पिताजी क्या किया। आप भी तो उन्हीं के संतान है। मैं तो कहता हूँ अपने पिताजी से हम सीखें। तो आप भी तो अपने पिताजी से सवाल कीजिए ना पहले कि आपको तो 15 साल मौका दिया, आप क्यों नहीं कुछ कर पाए। तो आप तो चूहा पकड़ने वालों और करने वालों खाली सबको नहाने ध्याने में रहे, उनको बोलने में रहे, लेकिन किए क्या। लेकिन तेजस्वी तो कहते हैं 17 महीने में हम देखिए कितने लाख लोगों को नौकरी दिला दिए, अच्छा, सबको मास्टर बनवा दिए। जिस व्यक्ति को भी देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, फर्क नहीं है? नहीं, जैसे राहुल गांधी मैंने बोला ना कि उनको ये लगता है कि प्रधानमंत्री हम ही हैं, और आप हैं तो क्यों बनाए किसी को। आप अगर हैं बनाए हैं तो उस संस्था का तो आप कम से कम उस संवैधानिक संस्था का उस पोस्ट का तो सम्मान करना चाहिए। अब तेजस्वी जी डिप्टी सीएम हैं थे। हाँ मान लीजिए उस समय की हम बात कर रहे हैं तो तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे। और मुख्यमंत्री सबसे सर्वोच्च पद होता है और सरकार के मुखिया होते हैं और उन्हीं के आदेश से सब होता है। और उन्हीं के अंदर हम मंत्री जवाबदेह किनके होते हैं? माननीय मुख्यमंत्री के जवाबदेह होते हैं। वो जब तक चाहेंगे, उनका प्लेजर है, जब तक चाहेंगे तो हम मंत्री रहेंगे, ना तो नहीं रहेंगे। आज चाह लेंगे मुख्यमंत्री जी की नहीं रहना है तो नहीं रहना है। अब उनके मर्जी से, उनके प्लेजर से आप मुख्यमंत्री के प्लेजर से डिप्टी सीएम हैं और आप कहते हैं कि मैंने किया, तो उसमें नीतीश जी का कोई हाथ नहीं है, सरकार का कोई रोल नहीं है। जो व्यक्ति को इतना समझ में नहीं आता है वो व्यक्ति क्या सीएम बनेगा। सपना ही देखना अच्छा है, अभी सीखने की जरूरत है। बहुत सीखना है उनको। अच्छा, दोस्ती है ना तेजस्वी से? बातचीत होती है? बातचीत होती है इसमें, खूब की कम? खूब नहीं होती है। जब हम गठबंधन में थे तो खूब होती थी। इधर कभी कभी होता है, कावर अभिवादन हो जाता है, सब ठीक है, उसमें कहीं पर कोई तो कहते नहीं है कि क्या तेजस्वी क्या बोलते हैं आप? अरे हम तो बोले हैं उस समय, बोले हैं, मैंने व्यक्तिगत स्तर की बातचीत। महागठबंधन में थे तो हम उस समय जब हम लोग से उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह का उनका आभा है, जो आसपास लोग रहते हैं, उनको समझा दिए बीच में कि आप सीएम बन गए। अच्छा। और उस तरह से प्रिटेंड करने लगे कि अब जीतन राम मांझी की चाहे कोई इनको शाहनी जी की जरूरत नहीं है और हम लोग को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए। अगर गठबंधन कर लिया होता तो सीएम रहते। बाद में वो व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं हमने गलत किया, बहुत कम परसेंटेज से हारे, बहुत कम सीटों से पीछे रहे। तो इसी को कहते हैं दूरदर्शिता, इसी को कहते हैं विजन। एक कमी है और जब तक इसमें वो सुधार नहीं लाएंगे। देखिए एक साया है, एक जंगल राज का जो साया होता है ना,
उस इमेज से वो अभी निकाल नहीं पा रहे हैं अपने आप को। हाँ। जिस दिन तेजस्वी यादव निकाल लेंगे और वो उनके अंदर वो क्षमता आ जाएगी तो निश्चित तौर पर जनता उनको पसंद करेगी और मौका भी मिलेगा उनको। लेकिन वहीं पर चले जाते हैं। आज भी अपने कार्यकर्ताओं को सभ्यता नहीं सिखा पाए हैं। जब आप धरना पसंद करते हैं तो इस तरह की बातें निकल के आई, आप देखे ही होंगे। जी। किस तरह कोई भैंस बांध के सो रहा है, कोई भूरा बाल साफ कर रहा है, कोई महिलाओं के साथ कर रहा है, कोई लूट कर रहा है और कोई क्या नहीं कर रहा है, सब सारा प्रदर्शन नज़र आ गया। तो वो जो आप दिखाते हैं जनता को, झलक दिखाते हैं जंगल राज की, तो कैसे जनता पर विश्वास करे? गरीब कैसे आप पर विश्वास करेगा? आरजेडी के कार्यकर्ता ऐसा क्यों करते हैं, आपको क्या लगता है? जैसा ट्रेनिंग मिलता है, अगर उनको अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा, सभ्य बनेंगे, सभी डिसिप्लिन कार्यकर्ता रहेंगे तो कभी तो मिला नहीं है। वो तो एक ऐसे सांप हैं जिनको चोटिल सांप है और उसको कोई भी नजर आता है, उसको डसने के चक्कर में आता है कहीं मारा है। उनको तो बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। वो जो याद है उनको, जो उन्होंने जिस तरह से बर्बरता की है और आज जिस तरह से दबे हुए हैं कानून के राज में, तो उनको लग रहा है कब हमको मौका मिलेगा फिर हम उसी रोल में आ जाएं। तो ऐसे लोग, उग्र लोग, जब आप याद कीजिए कि 2020 में जब चुनाव 2-3 फेज़ चला गया था, उसके बाद देखिए कैसे पोस्टर निकल रहा था, अब की बारी तेजस्वी यादव आने दो, ऐसे करेंगे, ये करेंगे। और सरकार जब इवन जब चुनाव भी हो गया तो प्रिटेंड करने लगे कि हम सीएम बन गए। वहाँ राज तिलक की तैयारी चलने लगी थी और सब पदाधिकारियों को हड़काने की बात चलने लगी कि पटना में लोग लाठी लेके पहुँचना शुरू कर दिए थे उनके उग्र समर्थक लोग। और तो इस तरह का जो आप बॉडी लैंग्वेज दिखाइएगा, समाज में इस तरह का आचरण करिएगा, कैसे समाज आप पर विश्वास करेगा? गरीब कैसे आपके पास आएगा? आप गरीब की बात करते हैं, आप शोषित की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं और आपका आचरण दूसरे तरीके का है। तो दो डबल स्टैंडर्ड नहीं ना। मैंने कहा ना कि मंच पर रह करके कोई दलित का नेता नहीं बन सकता है, उसको समाज में जाना होगा। उसी तरह से तेजस्वी यादव जी सिर्फ कहने से A to Z से कुछ नहीं होगा। A to Z के पास जाना होगा, उसका विश्वास जीतना होगा। जब चुनाव आता है तो नज़र आते हैं, चुनाव के बाद कहीं विदेश में नज़र आते हैं तो राहुल गांधी जैसे करते हैं, जैसे ही करते हैं। तो अपने दोनों भाई को बैठ के इस पर मंथन करना चाहिए, विवेचना करना चाहिए दोनों भाई को, मतलब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए। जब सोचेंगे, मंथन करेंगे तो निश्चित तौर पर अमृत मिलेगा। हाँ, अमृत मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ है कि जैसे ही तेजस्वी यादव होता है कि तेजस्वी अब सीएम बन जाएंगे, समीकरण इस तरह के बिहार में बन रहे हैं, लोग चाह रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यादवों का मनोबल एकदम हाई हो जाता है और एक व्यवहार उनका बदल जाता है? देखिए, मैं किसी कास्ट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनके जो समर्थक हैं निश्चित तौर पर ऐसा होता है। और होता है, जब हुआ तो समर्थक में यादव भी तो है शामिल, दूसरे कास्ट भी होंगे। नहीं, समीकरण भी तो उनका वही है कि मुस्लिम है, यादव है, भी लोग हैं। मैं किसी कास्ट के नाम लेके क्यों विवाद में पड़ना चाहता हूँ। लेकिन ये है कि समर्थक जो भी उनके हैं और उनके समर्थक उग्र हैं, एकदम निश्चित है। आप उनके रैलियों में देखें किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से हरा गमछा और किस तरह से उनके मंच पर जाकर देखिए कितना व्यवस्था रहता है। माननीय सांसद उधर धक्का खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो वो अव्यवस्था और वो उग्रता और जो समाज के में वो लोग जिस तरह का व्यवहार करते हैं। मान लीजिए उनके समर्थक किसी गरीब का ज़मीन हड़प लिए हैं, कोई गरीब व्यक्ति परवाना लेके घूम रहा है, उनके समर्थक कब्जा किए हुए हैं और कानून को नहीं मानते हैं और जेल को दूसरा घर समझते हैं कि इस घर से उस घर में खाली शिफ्ट हो जाना है। तो ऐसे लोग, इतने उग्र लोगों को वो गरीब जनता अगर बिहार में ले आएगी तो बिहार का दुर्दशा है, बैकवर्ड गियर में शुरू हो जाएगा। जो विकास की गति बढ़ी है, आज देखिए कि हम मेट्रो की बात कर रहे हैं, हाई स्पीड ट्रेन की बात कर रहे हैं, आज देखिए कि हम एलिवेटेड रोड की बात कर रहे हैं, आज देखिए एम्स की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हर ज़िले में खोलने की बात कर रहे हैं, ये डिग्री कॉलेज हम हर प्रखंड में खोलने की बात कर रहे हैं। आज SC/ST विद्यालय बढ़ा है, माइनॉरिटी विद्यालय बढ़ा है, महिला उद्यमी हो गया, मुख्यमंत्री जी का दलित का हो गया, और जिस तरह से हमारा पेंशन में वृद्धि हुआ, जिस तरह से बिजली बिल में 125 यूनिट माफ़ हुए, ऐसे बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं हैं जो गिनाएंगे तो गिनाते रह जाएंगे। तो ये परिकल्पना उनका तो नहीं ना है। वो कह रहे हैं, ये भी कहते हैं, पहले ही से उनको पता था कि इस तरह की कुछ बातें हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे, तो पहले से स्कीम कर लिया। और सबसे हद तो तब होती है कि वो मैंने देखा है, मैंने सुना है कि वो फॉर्म भरवा रहे हैं कुछ पैसे लेकर के कि आप, अच्छा, पैसे ले रहे हैं, फार्म भर दो, और इस तरह के पैसे ले रहे हैं कि नहीं, लेकिन हमें जो सुना है, लेकिन फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म भरवा रहे हैं कि इस तरह से आज आपको इतना पैसा, सरकार आएगी तो आपको इतना रुपया दिया जाएगा,
महीने। अरे भाई आपकी सरकार आने दीजिए तब ना कीजिएगा, अभी से 2500 क्यों? रुपया का वादा। हाँ अभी से क्यों कर रहे महिलाओं हैं, से, अभी से हाँ। क्यों कर रहे थे? तो भ्रामक प्रचार और भ्रम फैलाने वाली स्थिति है। हाँ। ये तो कानूनन अपराध भी है अच्छा। और जनता के साथ छलावा भी है। तो जो व्यक्ति इस तरह के काम करते हैं उनके कार्यकर्ता सोच लिए कैसे कार्यकर्ता हैं उनके, और उनके नेता कैसे होंगे? तो कार्यकर्ता जैसे हैं उसे नेता। अच्छा, लालू जी तो सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाते हैं, आप लोग मानते हैं? लालू जी सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। लालू जी जब जिस समय शुरुआत में जब बने थे तो निश्चित तौर पर समाज के सब लोग उनको समर्थन दिया था। हाँ मैंने लालू जी ऐसे नेता थे जी। जिनको 70-80% लोगों ने समर्थन दिया था समर्थन दिया। बिहार का। लेकिन लालू जी जब सत्ता मिले तो उनके अंदर भी भ्रम पैदा हो गया और उसी हिसाब से फिर काम करने लगे, और जब काम करने लगे तो जनता जवाब दी उनको। और आज देखिए कि किस तरह से परेशान हो रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, सत्ता में आने के लिए, और जिस उम्र के जिस ढलान पर हैं लगता है कि हमारे साथ रहते हमारा बेटा बन जाए। लेकिन ऐसे करने से नहीं ना बनेगा, वो नहीं। आपको आचरण, आपका चरित्र को पेश करना होगा समाज में, बिल्कुल, और वो नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पाए। अच्छा, एक आरक्षण में अभी सवाल वो छूट गया था। तो जैसे आप कह रहे कि कुछ ऐसे लोग हैं कि वहाँ तक चीज़ें नहीं पहुँच पाई हैं, तो उसके लिए आपने कहा कि हम जैसे लोग दोषी हैं उसके लिए, कि हम उन तक पहुँच नहीं पाए और जो व्यवस्था है वो हम पहुँचा नहीं पा रहे हैं। तो जिनको आरक्षण मिल गया तो क्या वो कंटिन्यू रहना चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए सवाल ऐसा है कि अगर हम अपनी राय व्यक्त करेंगे तो विवाद होगा। नहीं, आप हाँ, नहीं, लेकिन आपको अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए। लेकिन इतना कहेंगे हाँ। कि जो भी आरक्षण हमारा है और हमको मिला है, जो हमारा संविधान ने दिया है, उस आरक्षण का लाभ उन गरीबों तक पहुंचना चाहिए, नीचे तक पहुंचना चाहिए। और उसके लिए अगर किसी को कुर्बानी देने की ज़रूरत है तो आगे आना चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हूँ। तो लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म, आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण बढ़ना चाहिए, लेकिन ये कंटिन्यू रहे। लेकिन आरक्षण रिवॉल्व होना चाहिए, रिवॉल्विंग होना चाहिए, मिलते रहना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, एक व्यक्ति तक सीमित न रहे। से कहने का मतलब मेरा ये है कि कुछ लोग, समाज के कुछ लोग हैं जिनको पता ही नहीं है और वो गांव में रहते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जागरूक हो गए हैं, तो रोटेशन उन्हीं के परिवार में हो रहा है। अच्छा। आरक्षण का लाभ तो एक ही परिवार में एक ही जगह व्यापक घूम होना रहा है। चाहिए और नीचे डाउन द लाइन जाना चाहिए, और उसकी जवाबदेही हम लोग को भी होना चाहिए। अगर हम आरक्षण ले रहे हैं और उसका हम फायदा ले रहे हैं तो हम लोगों को भी ये कोशिश करना चाहिए कि उन लोगों को जागरूक करें, उन लोग को शैक्षणिक रूप से जागरूक करें, चाहे जैसे जागरूक आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जिनको कुर्बानी भी अगर देनी हो तो कुर्बानी देनी चाहिए, ताकि जो वंचित है उन तक पहुंच जाए। समाज के अंग हैं, आप ही के समाज के, आप ही के परिवार के अंग हैं, और इसमें हम सबकी जवाबदेही, और हम लोग इसमें उस जवाबदेही से मुकर नहीं सकते हैं। हम कुछ भी करें, बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं होता है। जो सच है, आईना है, वो साफ दिखता है, और वो आईना में यही बात है कि हम लोग अपनी उस जवाबदेही को 100% पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम अभी भी कह देंगे कि 40-50% है, अभी हमको 50% और जाना है, तो उसके लिए तो संघर्ष करना होगा, कुर्बानी भी देना होगा। इसका मतलब प्रतिशत बढ़ना चाहिए, निश्चित तौर पर बढ़ना चाहिए जी। नीतीश कुमार को लेकर एक परसेप्शन खड़ा हो गया है कि इधर से उधर, तो क्या आप लोग को लगता है कि ठीक है चुनाव जीतने के बाद जो है ठीक है एनडीए जीत जाएगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फिर नीतीश कुमार उधर चले जाएं? ना, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, एक खबर चलाई जाती है, किसी के द्वारा प्रोपोगेटेड होता है, कुछ लोग इस चक्कर में हैं कि कैसे हम सीएम बन जाए, माननीय मुख्यमंत्री हमारे साथ रहेंगे तो हम सीएम बन जाएंगे, चाहे हम सरकार में आ जाएंगे, मलाई काटने लगेंगे, इस तरह की जो मंशा रखते हैं, ऐसे लोग अभी भी इस ताक में हैं। लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं है। स्पष्ट तौर पर हर मंच पर, हर जगह आपने सुना भी होगा कि हम अब कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने जो बातें पिछली बार हुआ उसका स्पष्टीकरण उन्होंने स्वयं दिया है, तो हमको नहीं लगता हमको कोई दोहराने की बात है। और अब आज की स्थिति जो है उस स्थिति में मुझे नहीं लगता है। कल की स्थिति जो आप कह रहे हैं तो वेग शब्द है, उसको हम और हाइपोथेटिकल मानते हैं, और उस चीज़ की विवेचना करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए के साथ हैं, एनडीए इंटैक्ट है, मजबूत है, और पुनः सरकार बनाने हम लोग जा रहे हैं। ऐसा स्पष्ट जनादेश दिख रहा है, और ज़्यादा बहुमत से हम बनाने जा रहे हैं, अब बिहार के विकास करने जा रहे हैं जी। तो लेकिन एनडीए में टकराहट बहुत है। टकराहट ऐसी कोई बात नहीं दिखता है ऐसा। देखिए, मत भिन्नता जिसको कहते हैं, विचारों की भिन्नता जिसको कहते हैं,
जैसे आप मान के चलिए कि आप लोग जैसा दिखा रहे हैं, जैसा दिखता है कि जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान में कोई ऐसी भिन्नता है, तो कोई व्यक्तिगत बात थोड़ी है कि भिन्नता है कि हम उनसे कोई लड़ाई झगड़े हैं। एक जगह बैठते हैं कैबिनेट में, विधानसभा लोकसभा में, और एक तरह से जो पुत्रवत संबंध होता है, एक गार्जियन के तौर पर, अभिभावक के तौर पर जीतन राम मांझी जी उनके हैं, और व्यक्तिगत रिलेशन बहुत अच्छे हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे विचारधारा की बात आती है, मान लीजिए सब कैटेगरीज की बात हो, चाहे कुछ की बात हो, इनके विचार अलग थे, उनके विचार अलग थे, उस विचार में कुछ बातें होती हैं। कभी कभी मैंने बोला ना, जीतन राम मांझी जी बेबाक बोलते हैं, और बात को, कुछ ऐसी बात को जो उस लहजे में ना बोल के दूसरे लहजे में बोल देते हैं वो, और वो उनका जो बात होता है अभिभावक के तौर पर होता है। मान लीजिए उन्होंने कहा कि मुझे बिहार बुला रहा है, तो उनका कहना था कि कोई बिहार नहीं बुला रहा है, तो अभिभावक के तौर पर एक सलाह देने की बात होती है, लेकिन वो बेबाक की तरीके से बोल देते हैं एक शब्द में, तो उसकी विवेचना होती है। जो मतलब है उसका, जो सही मतलब है, उस मतलब से अलग हट के डायरेक्शन लेस हो जाता है और दूसरे ट्रैक पर चल जाता है, जहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट लेकिन होता है। जीतन राम मांझी ने जो बात कही थी जब आरा में उनकी सभा हुई थी पिछले दिनों, तो उन्होंने कहा था कि अरे ये भीड़ क्या है, तो नारा लगाने वाला है कुछ गाड़ी में, कुछ गाड़ी ऐसे रहता है, वैसे रहता है, ताकत तो हम दिखाएंगे जब हम पटना के गांधी मैदान में फिर कार्यक्रम करेंगे। तो नहीं लगता है एकदम आप सुई भोग दे रहे हैं चिराग पासवान को? ये बात जो आप बोल रहे हैं एग्जैक्ट तो हम ये नहीं सुने हैं कि हम दिखाएंगे, चाहे उसको इससे ज़्यादा हम लाएंगे। उनका कहना था कि जो भीड़ आती है और भीड़ में उन उत्साही कुछ उनके कार्यकर्ता होते हैं, उनके कुछ वर्कर होते हैं जो हर जगह वो दिखते हैं, और वो तो जाहिर सी बात है, आप पार्टी में हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता हर कार्यक्रम में जाएगा और अपने नेता के प्रति उसको उत्साह होता है। तो उनका कहना था कि जिस चीज़ को आप काम करते हैं ना उसको प्रोपोगेट नहीं कीजिए, उतना हाईफाई उसको हाइप नहीं कीजिए। आप काम कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं, आप ठीक है, आपका विचारधारा है, आपका पार्टी है, आप कहीं रैली कर रहे हैं, कहीं सम्मेलन कर रहे हैं, कहीं प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसको उस तरह के नहीं करके औसा वो कहेंगे तो औसा तो हम भी ला सकते हैं, औसा हम भी कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। बाकी ये सब चीज़ें चलता रहता है। हाँ। और लेकिन एनडीए की विचारधारा में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ। हम लोग सब मिल करके एनडीए को जिताने के लिए और एक साथ हो करके एनडीए को मजबूत करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों को आगे करने के लिए, सरकार का जो विकास है उस मॉड्यूल पर काम करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, और हम लोग की यही प्रतिबद्धता है और हम लोग को करना भी चाहिए। अच्छा, आप व्यक्तिगत रूप से चिराग पासवान की राजनीति को कैसे देखते हैं? नहीं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जो उनका इमेज था उस इमेज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इमेज था? पहले था कि भाई अभिनेता थे, राजनीति में उतने सक्षम नहीं थे, पिताजी के समय उनको तरह तरह के लोग बात, लेकिन अब चिराग पासवान, जो आप आज के चिराग पासवान को हम देख रहे हैं, वो देखें एक संघर्ष कर रहे हैं, रोड पर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पहचान को बढ़ाए भी हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव साइन है, अच्छा है वो। हम समझते हैं कि आने वाला समय में उनका भी भविष्य, मेरी शुभकामना भी है। राजनीति में संघर्ष जब तक आप नहीं कीजिएगा तो आप सीख नहीं पाइएगा। आप कुछ हासिल कर लीजिएगा, अगर आपको कोई बैठा दे किसी पद पर तो हासिल कर लीजिए, लेकिन डिलीवर नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपके अंदर वो सीख नहीं है, आपके अंदर वो फीलिंग नहीं है। तो फीलिंग और सीख संघर्ष से ही आता है। तो चिराग पासवान जी संघर्ष कर रहे हैं, आए दिन अब देख रहे हैं कि बिहार के दौरा हो रहा है, कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, ये पॉजिटिव साइन है। और हम समझते हैं कि ठीक है, 25 में नहीं होगा, 30 में नहीं होगा, कभी तो मौका जरूर मिलेगा। अच्छा, मौका मिलेगा, सीएम बनेंगे चिराग पासवान? निश्चित तौर पर अगर इस तो कार्यक्रम क्यों संतोष मांझी नहीं बनेंगे? संतोष मांझी भी बन सकते हैं। मैंने तो कहा जनता का आशीर्वाद है ना, जनता जिस पर आशीर्वाद देगी, जनता जिस पर विश्वास की, हम भी काम कर रहे हैं अपने तरीके से, वो भी अपने तरीके से कर रहे हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं बिहार के विकास के लिए, उन गरीबों दलितों को जागरूक करने के लिए। और किसके ऊपर जनता विश्वास करती है ये तो जनता को तय करना है। हम लोग तो सिर्फ एक प्लेयर हैं और हम लोग अपना रोल निभा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आशीर्वाद देना, कुछ डिलीवर करने के बाद तो जनता है। जनता वोट के माध्यम से किसको पसंद करेगी आने वाला समय बताएगा जी। अच्छा उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को कैसे देखते हैं एनडीए में? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी एक सुलझे हुए नेता हैं और उनका भी संघर्ष रहा है। हम समझते हैं उनकी उपयोगिता है एनडीए में, और पिछड़ों अति पिछड़ों के नेता हैं, सीजन्ड पॉलिटिशियन है, और उनसे जब भी मैंने देखा है बहुत सॉफ्ट स्पोकन है और अच्छे तरीके से बात करते हैं, पेश आते हैं। तो निश्चित तौर पर उपयोगिता है, और उनकी भी विचारधारा एनडीए की विचारधारा है, और वो भी बिहार के विकास चाहते हैं, तो उनकी भी भूमिका
सराहनीय है, उनकी भूमिका उतना ही है जितनी हमारी है, चिराग जी की है। जैसे परिसीमन को लेकर लगातार वो सभा कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे, तो उसमें आप लोग का साथ लेकिन नहीं मिल रहा है, क्या साथ मांगते नहीं हैं आप लोग? हाँ, अभी व्यक्तिगत तौर पर पार्टी के स्तर पर वो काम कर रहे हैं। अगर कभी भी हम लोग से बैठ के बात करेंगे और ऐसी कोई बात होगी तो निश्चित तौर पर हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे, अगर वो हमारे हिसाब से और पार्टी की विचारधारा से कुछ ऐसी बात हो तो। जी। ये तो वो बात उनका अभियान सही है, उचित है, जो उन- परिसीमन को लेकर वह कह रहे हैं कि परिसीमन होना चाहिए। अपने हिसाब देखिए, परिसीमन का जहाँ तक बात है तो समय आने पर तो होगा ही। हम्म। और जातीय जनगणना की बात हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, और भी बातें हैं तो सरकार का प्रस्तावित है भी, और उसको होना ही है। इसमें कहीं पर कोई बात है नहीं, कोई अलग बात नहीं है। जैसे सीटों की संख्या बढ़ना है, जी। चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हम्म। तो निश्चित तौर पर वो काम होना है। और उसके लिए अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए हम कोई विरोध है और इस तरह के हम लोग को नहीं है। अच्छा, एनडीए में सीटों का बंटवारा कब होगा? देखिए, यक्ष प्रश्न है। और जी। सीटों का बंटवारा जहाँ तक है तो सही समय पर सब चीज़ हो जाएगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग विचारधारा मतलब ना करेंगे कोई कि कन्फ्यूजन, ना कोई दिक्कत, फिर भी बंटवारा नहीं। तो समय है ना, उसका एक समय होता है, समय सीमा तय है। अब किसी पार्टी का बंटवारा नहीं हुआ, और आप कभी नहीं सुने होंगे कि 5 महीना पहले बंटवारा हो जाता है। वो समय आने दीजिए, एक आध महीना लगेगा, इस पर वार्ता शुरू होगी और हम समझते हैं कि सब सही तरीके से हो जाएगा। समय पर सब हो जाएगा, चुनाव से पहले ही बट जाना है, चुनाव से पहले ही सबको टिकट मिल जाना है, तो इसमें कहाँ दिक्कत है, कहीं हाँ, कोई दिक्कत नहीं तो है। क्या मतलब अगस्त आखिर में या फिर सितंबर में, क्या लगता है आप लोग को उम्मीद कि आप लोग एकदम तैयारी लड़ाई की, देखिए, सियासी लड़ाई की लड़ाई की तैयारी तो हम लोग कलेक्टिव रूप से एनडीए के रूप में कर कर रहे हैं। रहे हैं? ठीक है। और जहाँ तक सीट का स्पेसिफिक सीट पर कौन लड़ेगा, निश्चित तौर पर उसको हम समझते हैं कि 1-1.5 महीने में वो हो जाएगा। 1-1.5 महीने में, यानी अगस्त लास्ट या हाँ, फिर सितंबर जी जी, जी शुरुआत में। मान लीजिए। जी। तो हमको कितनी सीटें, कितनी तैयारी? तैयारी तो हम क्योंकि आप लोग कभी 20 बोलते, कभी 30, कभी ना, 40 ना, बोलते हैं, तो देखिए। जनता कंफ्यूज, आपके कार्यकर्ता भी कंफ्यूज होंगे, ना, पता ऐसी नहीं कि जिनको लड़ना होगा हम तैयारी करें कि नहीं करें। देखिए, कोई अगर समाज सेवा में है, अगर राजनीति को पेशा नहीं माने, अगर समाज सेवा माने, तो कोई व्यक्ति सच्चा कार्य करता है तो इस बात के लिए नहीं पीछे हटेगा कि हमको टिकट मिलेगा ना। अगर अगर तैयारी का मतलब है कि जनता के बीच में रहना, अच्छा। जनता का विश्वास जीतना। तो आप अगर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अगर राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और समाज के बीच में रहना चाहते हैं और उस मन से आए हैं, तो अगर ये सोच के आप तैयारी छोड़ दें कि हमको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि 6-5 में लगे रहते हैं, और ये सोच के कि वहाँ पर तो फलना पार्टी है, वहाँ पर नहीं मिलेगा, चलो दूसरे दल में, तो उन लोग कहीं सफल नहीं होते हैं। वो समझ जाते हैं कि सब जगह हम ही हैं, हम सब जगह जीत जाएंगे, तो वो गलतफहमी में जीते हैं। कार्यकर्ता का मतलब होता है कि सच्चे मन से, लगन से लगा है, जहाँ लगा हुआ वहाँ लगा हुआ, जो उनका मकसद लगा हुआ, और बाकी डिसाइड करना, कहा जाता है ना, कर्म करते रहिए फल देने वाला भगवान। उसी तरह से आप अगर राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जनता के सेवा के लिए आए हैं, तो आप जिस क्षेत्र को चुने उस क्षेत्र में आप काम करते रहिए। ये सोच करके आप काम कीजिएगा, टिकट मिलेगा तो करेंगे, तो इसका मतलब है कि सौदेबाजी है, इसका मतलब है कि राजनीति नहीं है, इसका मतलब है कि वो फिर वही चेहरा चमकाने वाला बात है। तो ऐसे कार्यकर्ता को हम पसंद नहीं करते हैं। नहीं। टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी चिंता आप मत कीजिए, आपके अंदर लगन होगा, आपके अंदर मेहनत होगा, और आप अगर दिखेंगे तो हम आपके लिए कह सकते हैं कि मेरा जो कैंडिडेट है सबसे बेहतर है, और उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर उसके अंदर क्षमता है जीतने की, और वो जनता से आता है, जनता अगर आपके बारे में बोल रही है कि नहीं बहुत अच्छा है, काम करने वाला है, तो उसको कौन रोक सकता है। तो क्षमता तो आपको पैदा करना होगा। कार्यकर्ता आज के डेट में मैंने देखा है कि इसी तरह इस तरह के लोग हैं जो इधर से उधर घूमते रहते हैं, और वो कब उधर चले जाएं, कब इधर चले जाएं, कहना मुश्किल है। ऐसे लोग राजनीति में सफल नहीं होते हैं। अगर सफल भी होते हैं तो उनकी मंशा सही नहीं रहती है, वो अपने व्यक्तिगत कारणों से आते हैं और अपना व्यक्तिगत कारणों से फिर विकास करने आते हैं। तो राजनीति का मतलब है जन सेवा। तो जन सेवा करने के लिए आप ये चक्कर में क्यों है कि हमको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिले ना मिले, अब जब समाज को अपना जीवन दे दिए हैं, तो समाज को दे दिए हैं, तो फिर क्यों सोच रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, पद मिलेगा कि नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समाज को अपना दे चुके हैं, वो ना राजनीतिक में कुछ हैं, नहीं कुछ है, ना शादी किए हैं, ना ब्याह किए, एकदम सच्चे मन से लगे हुए हैं, जो संगी जिनको आप कहते हैं, जो आज पूरे जीवन अपना पारिवारिक जीवन त्याग कर करके लगे हुए हैं। तो उन व्यक्ति के संघर्ष को देखिए ना, उनके संघर्ष को और उनका जो त्याग है उसको देखिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी है तो उनके कारण है।
अच्छा, इसीलिए भाजपा से खूब यारी है संतोष सुमन की। नहीं ना ना, ऐसा बात नहीं। हाँ? जो सही है, जो सही से काम कर रहे हैं, और आप भी कहीं पर हैं, जिस क्षेत्र में आप हैं वहाँ पर आप मेहनत कर रहे हैं, ये सोच के करिएगा कि हम को सबसे टॉप पर जाना है। टॉप पर जाना है तो उसके लिए तो बॉटम से आपको मेहनत करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल। तो आपको प्लान बनाना होगा, उसके लिए विज़न तैयार करना होगा, उसके लिए पटकथा लिखनी पड़ती है। कोई फिल्म हिट होता है तो कहानी पहले लिख दी जाती है, एक्टर बाद में चुना जाता है। और शूटिंग भी होता है तो उसी हिसाब से उनके डायरेक्टर के कहानी से कहानी बनती है और सारा सीन होता है। तो वो जीवन भी वही है, जीवन में भी हमको मिला है तो हम एक रोल कर रहे हैं। ये भी एक ड्रामा है। विलियम शेक्सपियर ने भी बोला था कि एक तरह के ये मैंने हम लोग यहाँ पर नाटक कर रहे हैं, जीवन एक नाटक है, उसमें हम उसके नेता अभिनेता हैं जो भी कह ले, और हमको जो रोल मिला हमको निभा के जाना है। तो कितनी सीटों पे आप लोग पटकथा लिख रहे हैं? सीट देखिए, अब जो भी सीटें हैं, अरे मांगने में बताने में क्या? नहीं मांगने बताने की हाँ। बात नहीं। देखिए, हम एक जवाबदेह पद पर हैं, बिल्कुल। और अगर हम कोई संख्या बताते हैं तो संख्या मेरे हिसाब से गठबंधन के धर्म का वो पालन नहीं है। अच्छा, तो हम बता सकते हैं। अब इतना हम बता सकते हैं आपको हाँ। कि हम सम्मानजनक तरीके से गठबंधन में हैं, सम्मानजनक तरीके से समझौता भी होगा, सीटों को बंटवारा होगा जी। और लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पर अगर हमसे आप पूछते हैं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हम एक पार्टी के हैं, तो हम तो चाहेंगे कि मेरी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, जितना आप सोचें उतना सीट मिले। हाँ। लेकिन बहुत सारा उसके अंदर लेकिन का शब्द है, बहुत परिस्थितियाँ, स्थितियाँ, आप दूसरा गठबंधन, दूसरे लोग, हाँ। वो आपको इतना हो, ये सब मतलब दहाई में संख्या रहेगी ना? मैंने कहा ना, सम्मान के साथ समझौता है। हाँ। और हम निश्चित तौर पर हमारा जो कार्यकर्ताओं का सम्मान, हमारी पार्टी का सम्मान, हम लोग सब सहयोगी हैं और सबका सम्मान ज़रूर रखा जाएगा। और जब गठबंधन होगा तो किसी को मैंने इस तरह का विचार नहीं आएगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है। और बहुत तरह राजनीति में बहुत तरीके होते हैं, वो सब चीज़ करके हम लोग सही तरीके से चुनाव में आज भी लगे हुए हैं और इसके बाद भी लगेंगे। जी, एकदम इंसाफ मिलेगा सबको गठबंधन में। अच्छा, एक चीज़ लोग तंज करते रहते हैं कि मांझी जी के परिवार में क्या है, चुनाव लड़ेंगे सब कोई अपने लड़ जाएंगे, तो ऐसे लोगों को क्या जवाब दीजिएगा? नहीं देखिए, ऐसा बात नहीं है। जो ऐसा बोलते हैं, जैसे संतोष मांझी की बात करते हैं, तो संतोष मांझी का एक अपना, मैंने कहा ना आपको कि जब मेरे पिताजी दूसरे दल में थे, राष्ट्रीय जनता दल में थे, उस समय हम अपने राह अलग रह पाए हुए थे। उनको पता भी नहीं है मैं कब पार्टी ज्वाइन किया, कब क्या एक्टिविटी किया। और मैं पूरा संघर्ष किया हूँ कार्यकर्ता के रूप में। जी। और मुझे दूसरे दल में भी ऑफर था और मैं कहा कि टिकट के भी आसपास में था और वहाँ मिल भी गया था एक तरह से। तो वो मेरा संघर्ष है, मेरा अपना इंडिपेंडेंट चॉइस था कि एक पार्टी बनी है और ख़ास करके जिस समाज से हम आते हैं उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमको ये जगह सूट करता है, तो मैं आया था उस जगह से। तो मैं पूरी तरह से संघर्ष करके आया हूँ, इसको अब उस तरह नहीं कहेंगे। हमारे के यहाँ एक ज्योति देवी हैं, तो हमारे पार्टी में आने से पहले वो विधायक थी और माननीय नीतीश कुमार जी ने उनको टिकट दिया था श्री विधि से। जैसा मैंने बोला कि वो संस्था से जुड़ी हैं, श्री विधि का खेती करती थी, उनका अपना नाम था, विदेश भी रह चुकी है, उस समाज के उस थे, तो उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौका दिया। तो ये बात है। बाकी ऐसा नहीं है कि हम लोग को है कि परिवार के ही सदस्य लड़ेंगे, दूसरे सदस्य भी हैं। जैसे हमारे प्रफुल्ल मांझी हैं, सिकंदरा के विधायक हैं जी। वो एक साधारण व्यक्ति जिनके पास अपना घर नहीं था, माननीय विधायक बने। हम कुटुंबा में टिकट दिए हैं कैसे व्यक्ति को, श्रवण भुइयां को, जिसके बेचारे को सही से चप्पल भी नहीं था, खाली पर पूरा प्रचार किया। ठीक है, वो सफलता हासिल नहीं हुई लेकिन सेकंड पोजीशन पर रहा। कोई एक व्यक्ति निर्दलीय लड़ करके कुछ वोट काट लिए, नहीं तो पैसे नहीं थे उसके पास खर्च करने के लिए। अगर वो कुछ अपने कार्यकर्ताओं को मेहनताना भी दे देता तो हो सकता था चुनाव जीत जाता, लेकिन ठीक है वो संघर्ष किया। तो हम राजेंद्र यादव को मेरे कार्यकर्ता हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को दिए। और देखिए, राजेंद्र यादव का नाम लिए तब फिर एक सवाल आ गया मेरे मन में, इधर सीट बंटवारा हुआ नहीं, आप लोग कस्बा में ऐलान कर दिए कि राजेंद्र यादव को टिकट एकदम तय, सीट मिली नहीं। मैंने कहा ना कि हमारे पिताजी विवाक हैं, जी। बातों को कभी रखते नहीं हैं, छुपा कर दिल में नहीं रखते, अपने तरह से बोले। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर हमसे पूछेंगे तो हम तो ही कहेंगे कि अभी तक कोई सीट का बंटवारा नहीं हुआ। हम मानते हैं ऐसा, हमेशा मान के चलते हैं कि जो सीट पर हम पिछली बार लड़े सब सीट मेरे पास, ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन इसमें हो सकता है एक सीट आगे इधर उधर हो सकता है, फेरबदल हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इसमें कोई मैंने आश्चर्यजनक चीज़ तो है नहीं। जी। और हर पार्टी के साथ हो सकता है भारतीय जनता पार्टी जिस सीट पर जीती है हो सकता है उनको छोड़ना पड़े बहुत सी किसी और पार्टी, मतलब जदयू को हम के हिस्से में चला जाए। जी।
और उस समय के सिचुएशन के हिसाब से कोई ऐसे नेता आ गए, कोई बड़े नेता हैं, चाहे कि जदयू की तरफ से, ये सब चीज़ें तो होती हैं। उसको आप आधिकारिक तौर पर तभी नहीं बोल नहीं सकते हैं। बदल जी। लेकिन जीतन राम मांझी जी पार्टी के संरक्षक हैं और उनका ऐसा मन में उद्गार आया, उद्गार आ उन्होंने गया। बोल दिए तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ उनकी बात को भाई वो सम्मान करते हैं और इसलिए मैं कहता हूँ कि हम जीतन राम मांझी जी नहीं हो सकते हैं। वो उनके अंदर जो आता है वो बेबाकी तरीके से बोलते हैं और उसमें कोई लाग लपेट नहीं है, कोई नफ़ा नुकसान नहीं है। वो जो बोलते हैं सो बोलते हैं, उसके आगे पीछे नहीं सोचते हैं। तो परिवार से आपकी पत्नी लड़ेंगी, दीपा जी लड़ेंगी चुनाव, फिर ज्योति मांझी जी लड़ेंगी चुनाव, भाई को चुनाव में उतारेंगे कि नहीं, परवीन मांझी को लेकर, देखिए- क्योंकि कई दफ़े चर्चा होती है कि वो चुनाव में चुनावी राजनीति में आ सकते हैं, पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि ये चीज़ें रुक जाती हैं? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। जिनका भी आपने दो व्यक्ति का नाम लिया, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों लड़ें चुनाव। अब अभी कभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। वो सीट के हिसाब से होगा और कार्यकर्ताओं को देखते हुए होगा। अगर कार्यकर्ता अगर कहीं पर एडजस्टमेंट करना है, उसमें किसी को कुर्बानी देना है, तो कोई परिवार का सदस्य देगा। तो हम अच्छा। लोग कार्यकर्ताओं का भावना का कदर करते हैं और उन्हीं के मेहनत से, उन्हीं के कारण हम लोग हैं। और हाँ हम जिन मुद्दों को लेकर चले हैं, जो हम बोल रहे हैं कि समाज के उस तबके को बढ़ाना, अगर उस समाज को हम नहीं दे पाएँ, जी हम खुद लड़ गए, तो वो गलत बात होगा। तो मैं तो इस बात को मानता हूँ। और जहाँ तक मेरा भाई का सवाल है, तो राजनीतिक तौर पर हम लोग की इच्छा उस समय भी थी जिस समय हमारी पत्नी लड़ रही थी कि वो चुनाव लड़े, लेकिन वो राजनीतिक में उतना उसका इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। तो अभी इसलिए लेकिन हम अभी लेकिन कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, हाँ। दीपा जी जब ट्वीट करती है तो एकदम बिहार की राजनीति कांपने लगती है, ये तीखापन जो हाँ, है। ये वो देखिए उसका कारण स्वाभाविक है, वो हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि उधर से आपका व्यक्तिगत तौर पर आप पर प्रहार हुआ, तो वो बात अपने आप निकल जाती थी। और मैंने कहा ना कि वो शुरू से सक्रिय रही है। उनके माता पिता सोशल सेक्टर में रहे हैं और बहुत ही काम करते थे। वो अपने समय में डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छा गाना गाने में फर्स्ट प्राइज़ मिला। वो संघर्ष भी किया, मोटरसाइकिल से उस ज़माने में चलती थी और जिला परिषद के सदस्य भी रही है। तो सोशल एक्सपोजर था जी और गरीबी भी उन्होंने देखा है, क्योंकि अपने उनके माता पिता भी उतने नहीं थे। तो वो जब परिवार पर जब उधर से कटाक्ष हुआ, अपेक्ष दिया, तो उसका एक जवाब मिला और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। फिर उसके बाद ज़्यादा करती नहीं है, फिर चुप हो जाती हैं। और जब उधर से कुछ आता है उस तरह से लगता है कि अब हमको देना चाहिए, तब देती हैं। ऐसे राजनीति में अब तो विधायक बन गई है, तो अपने क्षेत्र में रहती हैं, घूमती हैं, जो उनको काम मिला है। लेकिन इसकी बात इसलिए ऐसा नहीं है दूसरे पॉलिटिशियन की तरह कि हमको हर हालत में चुनाव लड़ना है। ऐसा ना हमारी मंशा है ना कुछ है। एक ऐसी परिस्थिति बनी थी विधानसभा में, आप देखे होंगे कि इमामगंज विधानसभा एक अच्छा विधानसभा है, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा वोट जन स्वराज पार्टी को आया था। और हम लोग में लगा लोगों को कि हम कार्यकर्ता को देना चाहते थे, लेकिन कार्यकर्ता की तरफ से फीडबैक आया कि आप लोग लड़िए, नहीं तो यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि बहुत तरह की भ्रांतियाँ लोग फैला चुके थे। इसलिए हम उस सीट को क्योंकि हमारे जीतन राम मांझी जी का सीट था, उस सीट को पुनः हासिल करना था, कुछ लोगों को एनडीए को मजबूत करना था। तो हमें कहा गया था कि आप चुनाव लड़िए, जी और हमें एनडीए की तरफ से भी कहा गया था कि आप चुनाव लड़िए। हमारे पिताजी की भी इच्छा थी कि हम चुनाव लड़ें, लेकिन हम कहें कि नहीं, हम तो नहीं लड़ेंगे। हम जो लड़ेगा वो हम सब ही लड़ेंगे, चाहे कार्यकर्ता लड़े, कुछ भी लड़े। तो फिर ऐसा बात आया कार्यकर्ताओं का, सबका। तो कुछ मेरे पिताजी के कुछ भिन्नता थी शुरू में कि नहीं कार्यकर्ता को लड़ाएं, लेकिन बाद में ऐसी बात आई। उस बाद किसी एक नाम पर हम लोग सहमत भी हो गए कि उनको लड़ाना है। लेकिन क्षेत्र से फिर बात आने लगी, जो क्षेत्र के दूसरे लोग हैं, कि दिक्कत होगा, क्षेत्र में ऐसे ऐसी बातें चल रही है। तो बाद में जब हम लोग गए क्षेत्र में, तो लगा कि नहीं, हमारा डिसीजन सही था और वो लड़ी हैं और उसका फ़ायदा भी हुआ कि हम लोग चुनाव जीते और पार्टी के जो प्रतिष्ठा है वो बरकरार रही है। अच्छा, बरकरार रहे। प्रशांत किशोर का आप जिक्र कर रहे थे, जनसुराज का जिक्र कर रहे थे, तो प्रशांत किशोर की जो राजनीति है उसके प्रति आपकी मतलब क्या है नज़रिया, आपके क्या है? कुछ ज़्यादा जल्दीबाजी में है। जल्दीबाजी में? हाँ, और एरोगेंसी झलकता है। बातों को बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने कहा राजनीति में मीडिया के सहारे आप राजनीति नहीं कर सकते। एक मॉडल केजरीवाल मॉडल रहा है, उसका सब अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज मंच पर दिखता है, किसी को झटक दे रहे हैं, हमसे ज़्यादा तुम जानते हो,
मैंने उस तरह का एक अहम एगोइस्टिक रहता है कि हमने 25 मुख्यमंत्री बनाया। हम अगर मुख्यमंत्री बनना रहता, एमपी एमएलए क्या होता है, बहुत हाँ, छोटा चीज़ है मेरे सामने। मैंने कई एक बार कई सुना बार है जी जी। उनसे, उनको बोलते हुए सुना, जब ये छोटा चीज़ है तो ये क्यों, अब जब इस लोकतंत्र के नायक जो हैं, जिनको जनता प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनती है, वो आपके समय छोटा है, क्यों इस चीज़ के पीछे पड़े हो। कह रहे हैं हम जनता की सेवा करने आए हैं, हम बदलाव करने आए हैं। तो जिसके सहारे आप बदलाव करेंगे, जो संख्या के सहारे आप सरकार बनाएंगे, वही आपके सामने छोटा चीज़ है। तो इस तरह की बातों को सुन करके लगता है कि ये व्यक्ति के मन में क्या है। ये व्यक्ति या तो सुपर नेचुरल अपने को सुपर ह्यूमन समझ रहे हैं, और ये हम समाज में इस तरह का नहीं चाहिए। इससे कनेक्ट नहीं होंगे लोग, इससे उनसे डिस्कनेक्ट होंगे। अच्छा, डिस्कनेक्ट होंगे। और लेकिन भीड़ बहुत दिखती है। भीड़ तो बहुत कारण से भी दिखता है। अच्छा, कारण से भीड़ का तो अपना तंत्र है, गांधी मैदान में कहाँ भीड़ ले पाए। तो वो भीड़ का मत सुनिए। भीड़ तो हमने देखा है कि बहुत भीड़ रैलियों में विपक्ष पार्टी के एक नेता के भी होता है, उग्र कार्यकर्ता होते हैं, रिजल्ट क्या होता है। तो भीड़ को लोकतंत्र में नहीं है। और आज तक लोकतंत्र का जो स्थिति, अभी का जो स्थिति है, भीड़ सब जगह कॉमन होता है। बहुत जगह आप ये भी सुने होंगे कि हमको एक कह के लाया गया है कि फलना आदमी के कार्यक्रम है, खूब देखे हैं ना जी जी। तो एक आज भीड़ में कौन आना चाहता है, एक बात हमको बताइए। महिलाएं आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, पुरुष आ रहे हैं, संभ्रांत परिवार के, जो पढ़ा लिखा परिवार है, कि आप अपनी बहू बेटियों को कहिएगा कि किसी रैली में जाओ, और जाएंगे तो एक अच्छे तरीके से मंच पर बैठेंगे, चाहे उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं तो जी। ऐसे तो नहीं जाते हैं। गरीब आदमी जाता है, जो आज भी उसके अंदर राजनीतिक जागरूकता उतनी नहीं है जी। उसी भीड़ को सब ले आकर के सब अपना गोटी सेक रहे हैं। हाँ। हमारा तो यही तो राजनीति है। जिस दिन जितने भी सब समाज है, जहाँ पर जागरूक समाज है और जहाँ पर आप देखेंगे कि विकसित है, वहाँ पर भीड़ लाना बड़ी मुश्किल होता है। तो भीड़ ढो के ले आते हैं किसी एक व्यक्ति को, जो गरीब है, उनको एक वक्त का खाना दे के, लालच दे के, कुछ करके। तो भीड़ का कोई मतलब नहीं होता है। जनता जो सही में मालिक है, वो सबको देख रही है और सबकी विवेचना कर रही है, कौन सही है कौन गलत है। सही समय पर अपना जनादेश दे देगी, बाकी बाद में फिर कहेंगे। इसलिए बड़ा बोल नहीं होना चाहिए। बड़ा बोल इतना है कि हम 135 से कम लाएंगे तो हम समझेंगे कि मेरी हार होगी। तो क्या सरकार नहीं बनाई, 135 सीट आ गया तो कह दीजिएगा कि हम फिर से चुनाव में जाते हैं, ये तो मेरे एक्सपेक्टेशन से कम आया। आपने कहा कि चारों जगह हम जीत के दिखा देंगे, तब तो मानोगे, और चारों जगह हार गए आप, एकदम चित हो गए। हाँ। तो बड़ा बोल होना, हम समझते हैं कि प्रयास उनका अच्छा है, लेकिन प्रयास सार्थक होना चाहिए। जिस हिसाब से वो पदयात्रा कर रहे हैं, जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, और आज तो सब लोग उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम भी चर्चा कर रहे हैं, तो उनका प्रयास है। लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज लाएंगे तो निश्चित तौर पर जनता उनसे कनेक्ट होगी, लेकिन अभी समय लगेगा। अभी अच्छा, स्कोप नहीं है जी। अपने पास जो मंत्रालय है, उसकी उपलब्धियां अगर जनता को बतानी हो तो क्या बताएंगे, क्या क्या काम किए हैं? देखिए, हमारा जो मंत्रालय है वो माइनर इरिगेशन इसको कहते हैं। हम छोटे छोटे वाटर बॉडीज़ बनाते हैं, वो उसके लिए हम सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं। वाटर रिचार्ज के लिए उसको यूज़ करते हैं। जो वर्षा का पानी है उसको हम रोकने का, रिजर्वायर में संवर्धन करने का काम करते हैं। ये विभाग एक काम करता है। इस विभाग में आहर है, पैन है, गार्डन ट्रेंच है, बहुत सारी स्कीम्स है, उसके माध्यम से हम काम करते हैं। और ये विभाग खास करके उन इलाकों में ज़्यादा प्रभावशाली है जहाँ पर सुखाड़ पड़ता है। जैसे कि आप सासाराम से, इस सब से उठा लीजिए, गया, जमुई, मुंगेर तक इलाका, ये सब इलाकों में हम चेक डैम बनाते हैं, हम आहर पैन बनाते हैं, तालाब का जीर्णोद्धार करते हैं, ताकि हम सिंचाई के रूप में यूज़ कर सकें, पानी रिचार्ज करने की यूज़ करें। तो ये विभाग अपने आप में किसानों के हित का विभाग है, एक खुशहाली लाने वाला विभाग है। क्योंकि पानी रहेगा तभी जीवन है, जल है तभी तो जीवन है। और हम उस पानी को संवर्धन करने के लिए, पानी को रोकने के लिए, वाटर लेवल रिचार्ज करने के लिए काम करते हैं। और वो माध्यम, हम नलकूप भी हमारे पास है, उस नलकूप के माध्यम से सिंचाई के यूज़ करते हैं। निजी नलकूप की बात हम करते हैं, और बड़े बड़े तालाब, आहार, ये सब बात करके सिंचाई का साधन उपलब्ध कराने के लिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प था, परिकल्पना था कि हर खेत तक सिंचाई का पानी हमको पहुंचा देना है। और हम अभी कह सकते हैं कि हम 90% जगह पर, 80% जगह पर हम सिंचाई का साधन उन इलाकों में पहुंचा चुके हैं जहां सुखाड़ की स्थिति थी। और आने वाला समय में और भी, जब हमारी एनडीए की सरकार बनेगी, जो भी मंत्री बनेंगे,
तो हम 100% इस साल फाइनेंशियल ईयर में, अगले फाइनेंशियल ईयर में हम हो जाएंगे कि हर जगह हम सिंचाई का साधन पहुंचा देंगे। तो ये विभाग एक तरह से जीवनदायिनी विभाग है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। दिखने में आकार में छोटा, बजटीय आकार में छोटा दिखता है, लेकिन काम इसका किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है, अन्नदाता से जुड़ा हुआ विभाग है। अब अन्नदाता हमारे खुश हैं, अब उनका अगर फसल अच्छा कल्याण, हो रहा है, हाँ। उनका फसल अच्छा हो रहा है तो हमको भोजन मिल रहा है। तो ये विभाग जीवनदायिनी इसलिए बोलते हैं, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद मिलता है। अच्छा, विभाग पर भी बात याद आ गई। उस समय में आपके पिताजी ने कहा था कि देखिए ऐसा ऐसा विभाग मिल जाता है तो जिसमें कुछ है ही नहीं, तो वो मतलब क्या सेंस था। चलिए, जीतनराम मांझी जो कह दिए सो कह उनका दिए। कहने का मतलब था और स्पष्ट रूप में भी कहीं कहीं बोले हैं। देखिए, मैंने कहा ना, वो बहुत विभाग बोलते हैं। उनका कहना था कि हमको बजट के हिसाब से छोटे बजट वाला विभाग ही क्यों मिलता है, हम बड़ा भी देख कर सकते हैं, हाँ, कर सकते हैं, क्या हाँ। हम नहीं कर सकते हैं बड़ा हाँ, काम? हाँ। तो ये मतलब उनका था और वो बात उनके मन में जो आता है वो बोल देते हैं। लेकिन उनकी बात, मैंने कहा ना कि उनकी बातों को हम लोग का कभी तर्क भी होता है और कि भाई ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, जो भी है, जो भी चीज़ मिलता है उसमें संतुष्ट होकर काम करना चाहिए। और हम किसी से यहाँ पर तुलना करने नहीं आए हैं, किसी के साथ हमारा कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है उस तरह से। हम जहाँ भी हैं, जिस रोल में हैं, उसमें अगर हम अच्छे तरीके से निभाते हैं उस रोल को, तो निश्चित तौर पर जनता देखेगी और समाज देखेगा और आने वाला समय में फिर उसका रिवार्ड भी मिलेगा। तो और कोई विभाग है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम करने वाले के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। कोई दूसरे तरीके से देखता है उसके लिए छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन कोई छोटा बड़ा ना। SC ST डिपार्टमेंट हम रहे हैं, हमारा जिस जो हमारा USP है उसके लिए हम काम किए, उन गरीबों के लिए काम किए, तो उसको हम कैसे छोटा कर सकते हैं। माइनर इरिगेशन किसानों के लिए है, छोटे छोटे किसानों के लिए सुविधा के लिए है, उसको हम कैसे छोटा कर सकते हैं। तो IT विभाग में भी रहे हैं, आज के दौर में IT का दौर है, इतना बड़ा विभाग है, तो हम समझते हैं कि हमको तो जो मिला बढ़िया विभाग मिला। इसलिए हम नाखुश नहीं, हम पूरी तरह संतुष्ट हैं और हम काम करने में विश्वास रखते हैं और सब्र हमारे अंदर है और जो जवाबदेही मिलेगी उसको निभाएंगे। अच्छा, एकदम आखिरी प्रश्न है, जब आप बोझिल होते होंगे राजनीति से तो खुद को आराम कैसे देते हैं? मतलब फिल्म देखकर, किताबें पढ़कर, क्या करते हैं? किताब भी पढ़ते हैं और फिल्म तो वो पहले देखा करते थे, अब है कि 3 घंटा फिल्म लगातार देखने का ना स्टेमिना है। कोई कोई ऐसी फिल्म होती है कि जिसको जागरूकता बढ़ जाता है, उत्सुकता है। अब तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे रील आते हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, रात में सोने जाते हैं TV ऑन करते हैं तो कोई ऐसी बातें जो अभी चल रहा है उसके बारे में देखते हैं, उसके देख कर के सो जाते हैं। किताब पढ़ने का है थोड़ा सा कि हम गाड़ी में भी किताब रखते हैं, अभी भी गाड़ी में देखेंगे तो किताब रहता है, चलते रहते हैं गाड़ी में तो पढ़ लेते हैं कुछ, उसके बाद नींद आती है तो सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, रात में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यही मेरी दिनचर्या। और अगर मौका मिले, कोई मिल जाए चेस खेलने वाला, अच्छा, तो मेरा चेस। सबसे बुरा लत है, अगर कोई साथी मिल जाए चेस खेलने वाला तो दिन रात भी चेस खेलते हैं। अच्छा, और हाँ। हाँ, एक समझिए कि एक तरह से नशा है मेरा, लेकिन अब वो संयोग नहीं होता है। कभी कभी कुछ मित्र हैं जो आ जाते हैं कभी, तो उनके साथ चलता है, 2-2, 4-4, 5-5 घंटे भी खेल लेते हैं, रात में रात भर खेल लेते हैं, फिर सुबह अपना काम भी कर लेते हैं। तो एक है कि किताब पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, इतना नहीं कहेंगे कि अब पढ़ने का शौक़ है, किताब का भी भंडार है मेरे पास, लेकिन समय नहीं मिलता है। ऐसी दिनचर्या है कि हम आज हैं, कल कहीं चले जाएंगे, कहीं कहीं चले जाएंगे, तो हर जगह कोशिश करते हैं कुछ गूगल पर, चाहे कुछ हम जो किंडल के माध्यम से जो उसमें होता है रखते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कभी हर जगह ज्ञानवर्धन है। कभी ब्लूटूथ लगा के, ईयरफोन लगा के कुछ सुनते, आर्टिकल्स के बारे में, किसी आर्टिकल्स के बारे में यूट्यूब पर आता है उसको सुनते रहते हैं आंख बंद करके, तो ताकि कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें। ये है मेरे अंदर। अच्छा, कोई किताब जो आप चाहेंगे कि लोग पढ़ें? सबसे बड़ी बात है कि संविधान है हमारा, और जिस संविधान के बारे में सब बोलता है उसको पढ़ना चाहिए। वो भारत की आत्मा है और उस संविधान में हर चीज़ को बताया गया है। वो संविधान में हम आपका आचरण कैसा होना चाहिए, आपके अधिकार क्या है, आपके ऊपर अगर अत्याचार हो रहे हैं तो कैसे आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ये संविधान ने दिया है। तो संविधान समझिए कि हम लोग की आत्मा है, हम लोग को जागरूक करता है, हमारी रक्षा करता है। सब व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं, ऐसे तो आप इतिहास में हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, साइंस भी, फिक्सन भी, लेकिन संविधान हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये आपको बचाता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। तो संविधान की किताब रखने से सिर्फ नहीं होता है, जो राहुल गांधी जी रखते हैं उसको पढ़ा भी जाता है।
पढ़ा भी जाता है। चलिए, इस पॉडकास्ट को अपना वक्त देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया और इतनी बातें हुई। तो हमारे साथ थे बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन, और एकदम जो सवाल थे उसके बहुत सहज जवाब, सौम्य जवाब। तो अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।